नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें राधे? हाँ सर जी, करो। तो भाई मेरी बात ऐसी है, ये है आपकी रिवीजन क्लास 2 फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स। सभी को पता है मई 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, तो उसके लिए जो अमेंडमेंट्स थी वो बेसिकली तरस रही हैं कि हमारा भी नंबर आएगा एग्जाम में पूछे जाने का। और उसके बाद फिर स्पेशली जो नवंबर के लिए जो पिछले 6 महीने की थी वो भी थी, तो 1 साल की बेसिकली अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। मेरा मानना ये है इस बार के लिए कि पेपर के अंदर अमेंडमेंट्स अच्छी खासी पूछी जाएंगी। रिवीजन तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस स्पेशली जो चेंजेस हैं 1 साल के, इनके ऊपर बहुत अच्छे से है माय डियर। इनके लिए मैंने आपको रैपिड रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट्स भी बनाकर दिए हैं। एक भी अमेंडमेंट आपसे छूटनी नहीं चाहिए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अमेंडमेंट बेस्ड, फट से आप आंसर करने के लायक होने चाहिए। आप आरटीपी देखिए, आरटीपी में भी जो लेटेस्ट आरटीपी है अमेंडमेंट्स भर भर के दे रखी हैं। उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो अमेंडमेंट बेस्ड हैं, इसलिए अमेंडमेंट्स को बहुत बहुत अच्छे से करना बड़ा जरूरी है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करने वाला हूं 2 आपके टॉपिक्स। एक है साहब आपका यहां पर टैक्सेबल पर्सन का और दूसरा है इसमें एग्जम्पशंस का। ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि इन 2 चैप्टर के संबंध में जो जो चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर इन दोनों चैप्टर्स की हम कंप्लीट रिवीजन करके चलेंगे। पहले चेंजेस को उभार लेते हैं। ठीक है? तो आइए मालिक बात करते हैं चेंजेस को लेकर। ठीक है सर जी। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन के चेंजेस से पहले मैं बताऊं, हालांकि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर था वो पीछे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके संबंध में एक सर्कुलर करवाना रह गया था, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में एमआरओ बेस्ड सर्कुलर है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एग्जाम में यह सर्कुलर आपसे पूछा जाएगा। जो रेसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर का है, सप्लायर इंडिया का है, और सर्विस दे रहा है एमआरओ की। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलेज एटसेट्रा की सर्विसेज दी जा रही है। जब ये सर्विस दी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई मानी जाएगी, और चूंकि वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा, जिसके चलते जो भी परफॉर्मेंस प्लेस है वहां पर इनका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली जेन्युइनली जीएसटी इसके ऊपर लग जाएगा। इंडिया में तो जीएसटी लग गया, लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये कहती है, जो बाहरी कंट्रियां जहां का ये है, उनके एंगल से इस बात को देखा जाए तो सप्लायर की लोकेशन तो इंडिया है जो सर्विस की सप्लाई दे रहा है, और जो डेस्टिनेशन यानी कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई जिसे बोलते हैं वो आता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट इनके अपने ही कंट्री का है। तो सप्लायर हुआ बाहर का इनके विदेशियों के एंगल से ग्लोबल प्रैक्टिस के मुताबिक, और जो डेस्टिनेशन हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ वो हुआ साहब यहां पर इंडिया का। तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर यहां पर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो है ना, दिक्कत वाली बात है। इंडिया में भी जीएसटी लग गया और उन्होंने अपने कंट्री में भी जीएसटी लगा दिया। ये हो गया साहब डबल टैक्सेशन। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास सेक्शन 13 है, वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ अलाइन कर लेते हैं। तो 13 के मुताबिक बोला गया कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके मुताबिक हम जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई बना देते हैं, और हमने यहां पर भी वैसा ही किया है। अब इनके एंड से, इंडियन एंड से अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा तो निश्चित तौर पर इस पर जीएसटी की चर्चा नहीं की जाएगी। मोरओवर, अगर कंसीडरेशन इंडियन को मिला फॉरेन करेंसी में, तो इंडियन सिनेरियो में ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की तमाम कंडीशंस को क्वालिफाई कर गया,
और इसके ऊपर भाई साहब जो जीएसटी वो तो लगेगा ही नहीं, मोरोवर जो इंडियन सप्लायर है उसको एक्सपोर्ट करने के तमाम बेनिफिट भी अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरा, जब इनके लिए एक्सपोर्ट है तो जो विदेशी हैं उनकी ग्लोबल प्रैक्टिस के मुताबिक उनके लिए कहा जाएगा ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इज इट ओके? यस सर। और वो अपनी कंट्री में रिवर्स चार्ज के आधार पर उस बंदे से जीएसटी अपनी कंट्री में ले लेंगे, ना कि जीएसटी इसके ऊपर इंडिया में लगाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना बाबू, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया याद रखना, एमआरओ पर इंडिया में जीएसटी नहीं लगना। एमआरओ मतलब मारो 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 मारो, मारो पे जीएसटी नहीं है, बिल्कुल भी इंडिया में जीएसटी नहीं है। इतना पॉइंट जरूर दिमाग में रख के चलना, ठीक है जी। भगा दिया, मारो 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 मारो, भगा दिया इसको यहां से। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन को लेकर दो छोटे छोटे से, छोटे का दो के नाम मात्र का चेंज है बेसिकली। एक तो इनकी जो पावर थी 10 लाख 20 लाख, इसको बढ़ाकर खींच कर किया गया 40 लाख, इनको 40 लाख तक ले जाने की पावर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि जैसा कि हम जानते हैं 40 लाख की लिमिट आती है 10 स्टेट को छोड़कर। बाकी में अगर आपका कारोबार है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको छोड़ दीजिए। और 6 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और पुडुचेरी, 6 इनको छोड़ दीजिए। इसमें 10 है, इसमें 20 लाख की है। बाकी स्टेट और यूटी में कारोबार करते हो तो लिमिट लगती है आपके लिए 40 लाख रुपए की, ठीक है सर जी। लेकिन वहां पर कुछ शर्तें हैं कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते रहने चाहिए हो, और अदर देन टिप तो 40 लाख की लिमिट अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये, इसकी इंटरप्रिटेशन ये आई कि अगर आप टिप में टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला में डील करते हैं तो आपको 40 लाख की लिमिट ना मिलेगी, बल्कि 20 लाख की लिमिट मिलेगी। या फिर एक्सक्लूसिव वर्ड से इंटरप्रिटेशन निकलती है कि अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विस में भी डील करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव गुड्स में नहीं करते हैं, तो वैसे हालात के अंदर भी आपकी लिमिट 20 लाख हो जाएगी। तो एक्सक्लूसिव गुड्स में हो, टिप को छोड़कर हो, तो मिलेगी 40 लाख की लिमिट। लेकिन इसमें अब एक नई चीज और निकल के है कि व्यक्ति नॉर्मली क्या करता है, गुड्स में भी डील करता है और 4 पैसे इंटरेस्ट के भी कमा रहा था। इंटरेस्ट के जो पैसे कमा रहा है, इसके एंड पर वो कही जाती है सर्विस, और वो भी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कही जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट और एडवांस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा जी, तो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि बंदा गुड्स में भी डील कर रहा है और इंटरेस्ट के अंदर भी डील करके चल रहा है, यानी कि सर्विस के अंदर भी डील कर रहा है। तो लॉजिकली तो इसे यहां पर 40 लाख की लिमिट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यही इंटरप्रिटेशन लेकर चलते हैं तो 90% लोगों को 40 लाख की लिमिट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई थोड़ा बहुत पैसा ब्याज का कमा ही लेता है। इसलिए यहां पर लॉ मेकर ने एक अमेंडमेंट डाली और कहा कि भले ही आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन हम आपको लिमिट चेक करने के पर्पज से कि 10 लगेगी, 20 लगेगी या 40 लगेगी, लिमिट चेकिंग पर्पज के लिए इंटरेस्ट को इग्नोर करके चलेंगे। ये मानेंगे जैसे आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट के अलावा कोई और सर्विस हुई, चाहे वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे टैक्सेबल है, चाहे व्हाटएवर है, फिर आपकी लिमिट 40 लाख ना मिलेगी, 20 ही रहेगी। लेकिन इंटरेस्ट को मैं यहां पर इग्नोर करके चलूंगा। इसमें एक बड़ी क्वेरी जो मैंने पिछले 2-3 दिन में बच्चों ने पूछी, मैं आपको शेयर करता हूं कि सर जी ये जो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं फॉर ऑल पर्पसेस या सिर्फ लिमिट चेक करने के लिए? बाबू, सिर्फ लिमिट चेक करने के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं कि भाई लिमिट 40 लाख आएगी या 20 लाख आएगी, ये देखने के लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर, भाई लिमिट तो यहां पाएगी 10, 20 या 40, तो लिमिट चेक करने के लिए इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया। इस पर्पज के लिए तो मैंने इंटरेस्ट को 40 लाख लगेगा या नहीं, इसके लिए इंटरेस्ट को मैं इग्नोर कर दूंगा, नो डाउट। लेकिन जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जितनी भी आपकी सप्लाईज होती है सबको शामिल करते हैं। उस पर्पज के लिए इंटरेस्ट को निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट होती है ना मालिक, वो एग्जेम्प्टेड सर्विस है। और आउटवर्ड सप्लाई में हर प्रकार की, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो जीरो रेटेड हो, हर प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई आती, तो यहां पर तो जुड़ेगी इंटरेस्ट, लेकिन इस पर्पस के लिए इग्नोर किया जाएगा। एक और बात जोड़ दूं, जब हम कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो वहां पर भी हम इसको इग्नोर ही करके चलते हैं। और वहां पर तो मैंने ऐसा भी किया था कि चश्मा निकाला, आंखों पे ऐसे हाथ रखा और हमने कुछ नहीं देखा है। कंपोजिशन स्कीम के लिए इसे हर तरीके से भाई साहब,
हर तरीके से इग्नोर किया जाता है, ना इसे टर्नओवर में ऐड करते हैं ना किसी और पर्पस के लिए। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के जब नंबर आए तो आप इंटरेस्ट को ना देखकर काट देना, परमानेंट मार्कर से घिस देना जैसे कि ये क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। तो वहां पर फुल्ली इग्नोर करना है कॉम्पोजिशन में, और यहां पर पार्शियली इग्नोर करना है सिर्फ लिमिट जानने के लिए। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बार आप जानते हैं कि जो एग्जम्पशंस हैं आपके, तो एग्जम्पशंस में तो एक नाम मात्र का ही चेंज आया है कि जो लॉन्ग टर्म लीज की वाली जो आप सर्विसेज दिया करते थे, तो उसमें जहां गवर्नमेंट का कम से कम शेयर 50%, अगर कोई इस तरह की सर्विस दे 100% गवर्नमेंट दे, मतलब खुद प्योर गवर्नमेंट दे, या फिर कोई एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कम से कम 50% का है, तो एग्जम्पशन थी। अब इसको कर दिया गया है यहाँ पर 20% कर दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन 20% भी रही, बाकी 80% प्राइवेट सेक्टर का रहा, तो भी एग्जम्पशन बरकरार रहेगी। इस प्रकार का यहाँ चेंज डाला गया है इन दो चैप्टर्स के अंदर। इज इट ओके? यस सर। सो बाय कीपिंग इन माइंड द चेंजेस इन 2 चैप्टर्स, आप अपना जो वीडियो है बैलेंस वाला, थॉरोली इनका जो रिवीजन है टैक्सेबल पर्सन का और एग्जम्पशन चैप्टर का, वो मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इसे अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? यस सर, ओके जी। ये मेरा धर्म बनता है। टैक्सेबल पर्सन हमारा अगला चैप्टर आ रहा है, और आइए मालिक करते हैं इसकी चर्चा आपके साथ मिलकर। बाबा की बूटी के मुताबिक हम कहां पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा चार्ट बाबा की बूटी, जो पूरा माइंड मैप है हमारे इस जीएसटी का। तो गुड्स और सर्विसेज की बातें हो चुकी हैं, सप्लाई की बातें हमारी हो चुकी हैं, उसके बाद इंटर का डिस्कशन हमारा हो चुका है। टैक्सेबल पर्सन का डिस्कशन करने के लिए हम जा रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई इंट्रा या इंटर टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होगी, तो भैया जी जीएसटी की बात करेंगे, अदरवाइज हम जीएसटी की बात नहीं करके चलते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन का जो डिस्कशन है बेसिकली वो आपका 3 हिस्सों में बट जाता है। सेक्शन नंबर 22, 23 और 24 यहां पर आपके काम करते हैं। सेक्शन नंबर 22 ये बोलता है कि जब एक पर्टिकुलर लिमिट 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। सेक्शन 24 बोलता है कि विदाउट चेकिंग द लिमिट आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी ही है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि कुछ केसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो इसी बात की चर्चा करने के लिए हम सब आज यहां पर आपके साथ में एकत्रित हुए हैं। तो मालिक ये है टैक्सेबल पर्सन। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 22 के अंदर क्या बोल रखा है। यहां पर बताया जाता है कि आपकी 3 लिमिट काम करती हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की। तो सबसे पहले बताना जरूरी ये हो जाता है कि कौन सी लिमिट किस स्टेट में और किस सिचुएशन में एप्लीकेबल हो पाती है। देखिए, अगर आपका कारोबार गुड्स का हो या सर्विस का हो, 4 स्टेट में से किसी एक में अगर फॉल कर रहा है तो 10 लाख की लिमिट काम करेगी। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? मैंने तो मैं बता रहा हूं 5वीं बार पढ़ा रहा हूं इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर चीज को। रेगुलर बैच में पढ़ाया, फास्टैग बैच में पढ़ाया, अमेंडमेंट क्लास सीए फाइनल, अमेंडमेंट क्लास सीए इंटरमीडिएट, और अब 5वीं बार मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो मुझे तो बाय डिफॉल्ट ही नंबर याद हो गया है, मतलब इस स्टेट के नाम याद हो गए हैं। मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। 4 स्टेट आपके 10 लाख की लिमिट में आएंगे ऑलवेज। 20 लाख की जो लिमिट है वो आपकी लगाई जाती है मालिक 6 स्टेट के अंदर। 6 में से पहले वाले 4 वही वाले हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में लगते हैं। आपको पता है जो 75 लाख वाली कॉम्पोजिशन वाली स्कीम है उसमें 8 स्टेट आते हैं। उसके अंदर पहले 4 वो वाले हैं जो 10 लाख की लिमिट में आते हैं, और अगले वाले 4 वो वाले हैं जिनका नाम 20 लाख की लिमिट में लेने के लिए जा रहा हूं। इसमें आते हैं एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा, यूके उत्तराखंड, और मेघालय एंड सिक्किम। 4 ये हो गए। और तेल की पूड़ियां सेकते हैं तो एक घी में सेकी जाती है और एक तेल में सेकी जाती है। तो तेल की पूड़ी तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 6 स्टेट आपके यहां 20 लाख की लिमिट में आ जाते हैं। मतलब एक छोटी सी बात बता दो, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। देखो, पहले मैंने 4 नाम लिए थे इसमें आपके, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये नाम लिए।
ये 10 लाख वाली कैटेगरी में आ गए अपने। फिर मैंने यहां पर 6 नाम आपके साथ में लिए। 6 में कौन कौन से लिए? एपी, यूके, मेघालय और सिक्किम, ये नाम मैंने लिए। अब मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं 2 स्टेट के नाम, तेल की पूड़ी यानी कि तेलंगाना और पुडुचेरी की बात यहां पे कर रहे हैं। तो एक बार के पढ़ने से ही हम इसका डबल बेनिफिट लेंगे। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता हूं तो 10 लाख ऑलवेज यहां लगेगी और 20 लाख यहां पर आपकी काम करके चलेगी। और जब इसी बात को कॉम्पोजिशन स्कीम में जाके पढ़ते हैं तो यहां से जो सीरियली पहले 8 स्टेट आ रहे हैं ब्लू पेन वाले, इन पर 75 लाख की लिमिट की एप्लीकेबल होती है मालिक। ऐसे करके हम देखते हैं। बाकी जो बचे स्टेट और यूटीज हैं उनके रेस्पेक्ट में आपकी 40 लाख की लिमिट काम करेगी। लेकिन उसमें भी कई सारी कैटेगरी बन जाती हैं कि अगर बाकी स्टेट के अंदर अगर आप मालिक टिप की बात कर रहे हैं, टोबैको और अपना ये आइसक्रीम और जो पान मसाला एटसेट्रा है, तो यहां पर आपकी लिमिट वही 20 लाख की ही लगेगी, ना कि 40 लाख रुपए की। बाकी 21 स्टेट बच गए ना आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं इन 21 स्टेट में रहकर, तब भी आपकी 20 लाख की ही लिमिट काम करेगी। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में काम कर रहे हैं तब भी आपकी लिमिट 20 लाख ही लगेगी। और अगर अदरवाइज कैटेगरी में आप गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स में काम कर रहे हैं अदर देन टिप, तो फिर आपकी लिमिट 40 लाख की अप्लाई कराई जाएगी। तो ये तो बात होगी लिमिट की, कौन से स्टेट में कौन सी लिमिट काम करके चलेगी। अब जरा मैं 10 लाख करना चाहता हूं मालिक। अब यहां पर आपको क्या देखना होगा, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं ये चेक करने के लिए कि सेक्शन 22 में आपका रजिस्ट्रेशन कब यहां पर अप्लाई करवाया जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर आपको निकालना होता है, यहां पर आकर एग्रीगेट टर्नओवर आपको निकालना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए हम हर एक प्रकार की जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती हैं, हमारी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई हैं, सारी की सारी जोड़ देते हैं। सीधी वर्डिंग्स में बात करूं, आउटवर्ड सप्लाई को छोड़ेंगे नहीं और इनवार्ड सप्लाई को छेड़ेंगे नहीं। इनवार्ड चाहे एनसीएम की हो, आरसीएम की हो, मुझे मतलब नहीं है। और आउटवर्ड चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो और चाहे आपकी 0 रेटेड हो। एग्जेम्प्टेड के आगे 3 नाम आ जाते हैं, चाहे आपकी 100% की एग्जम्पशन हो, निल रेटेड हो, चाहे नॉन टैक्सेबल हो, इंट्रा हो, इंटर हो, जैसी मर्जी हो, सप्लाई हो और आउटवर्ड हो। सर जॉब वर्कर को ट्रांसफर किया, वो आपकी सप्लाई नहीं बनती है, इसलिए वो आउटवर्ड सप्लाई कभी नहीं बन सकती है। तो सप्लाई हो और आउटवर्ड हो तो आपकी हर हाल में ऐड की जाएगी। जो भी आपके टैक्सेस होते हैं उनको एक्सक्लूड करके हम अपना एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लेते हैं। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 यहां पर निकलकर आ जाता है। सब कुछ आ गया, एग्जाम्प्ट टैक्सेबल सब कुछ आ गया। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर बी फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर बी के अंदर क्या बताया गया है, इसमें देखते हैं कि आप ये चेक करो कि आपके लिए एप्लीकेबल लिमिट कौन सी आ रही है। जो लिमिट होती है वो स्टेट वाइज नहीं बल्कि पेन वाइज अवेलेबल होती है, पर्सन को दी जाती है लिमिट, ना कि स्टेट के हिसाब से। देखते हैं मतलब क्या, अगर आपका एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो आपके 4 हैं बेसिकली, जो 10 लाख की लिमिट वाले में है, अगर आपका एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कारोबार आ रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग taxable supply, if you are making taxable supply from any of the special category state जो कि 4 हैं, तो फिर आपकी ओवरऑल लिमिट 10 लाख पर आकर टिक जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो 4 हैं उनसे सप्लाई तो कर रहे हो पर वो सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो आपकी लिमिट 20 लाख की ही रहेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां पर आकर आप अपनी लिमिट चेक कर लेते हैं, जो 10 लाख या 20 लाख एज द केस में भी जो भी अपने निकलकर यहां पर आ जाती है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको ए एंड बी जो स्टेप है इसको कंपेयर करना होता है। यहां देखो आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या आ रहा है और आपकी एप्लीकेबल लिमिट क्या आ रही है। मान लो आपकी एप्लीकेबल लिमिट 20 लाख रुपए की निकलकर आ रही है और एग्रीगेट टर्नओवर था आपका 22 लाख रुपए का, जो कि इसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कर रहा है तो आ जाओ स्टेप नंबर सी पर। स्टेप नंबर सी पर आकर आपको क्या करना है, आप जिन जिन स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आप जिन जिन स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उन स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ऐसे करके सर अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर 18 लाख रुपए होता, तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख रुपए होता तो आपका सेक्शन नंबर 22 के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती। फिर आपको सेक्शन 24 के अंदर चेक करके देखना होता कि कहीं आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का पार्ट तो नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो वहां देखते, अदरवाइज नहीं देख के चलते। तो पहले सेक्शन 22 चेक कर लीजिए, उसके बाद में सेक्शन 24 को भी आप देखकर चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे करके हमारी यहां पर बात कर दी जाती है। ध्यान दीजिए, एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आएगा, एग्जम्प्ट टैक्सेबल सब कुछ आएगा,
आएगा, लेकिन स्टेप नंबर 2 पर जब एप्लीकेबल लिमिट चेक करते तो सिर्फ टैक्सेबल की बात करेंगे, और थर्ड स्टेप के अंदर भी जब फाइनली रजिस्ट्रेशन कराने की बात आएगी तब भी वहां पर टैक्सेबल की ही हम बात करके चलेंगे। ये तो बात होगी हमारी लिमिट की। अब जो हमारे जीएसटी से पहले वाले पुराने पर्सन जो थे, जो माइग्रेट होकर यहां पर आए थे, उनको भी यहां पर मैंडेटरीली प्रोविजनल आरसी थमा दी गई थी। प्रोविजनल आरसी के बाद उनको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा, उसके बाद उनको फाइनल आरसी प्रोवाइड करा दी गई। लेकिन मान लीजिए वो पुराने लाइक सर्विस टैक्स वगैरह में तो अपने रजिस्टर्ड थे, क्योंकि वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट कम हुआ करती थी, और लाइक बंदे का कारोबार 15 लाख के आसपास का है तो वो सर्विस टैक्स के अंदर तो रजिस्टर्ड हो रहा होगा। लेकिन कंपल्सरी जब माइग्रेट करना पड़ा तो प्रोविजनल आरसी को यहां पे थमा दी गई। पर वो कह रहा भाई साहब मेरी एप्लीकेबल लिमिट तो यहां 20 लाख आ रही है, पर मेरा कारोबार 15 लाख रुपए का है, तो जीएसटी नियमों के मुताबिक आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड माई सेल्फ। अगर ऐसा है तो आप यहां पर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे तो फाइनल आरसी के लिए अप्लाई करो, चाहे तो आप क्विट कर सकते हो, यानी कि आप उस प्रोविजनल आरसी को खत्म कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो कि भाई साहब मैं इसके दायरे में नहीं आता हूं। वैसे करके माइग्रेशन पक्का होगा। जितने भी पुराने रजिस्टर्ड पर्सन थे सबको नई आरसी दी जानी है। अब कंटिन्यू करना है, क्विट करना, वो आपके टर्नओवर के ऊपर निर्भर करके चलेगा मालिक। ठीक है जी। उसके बाद में अगर मान लीजिए बिजनेस ट्रांसफर वगैरह हो जाता है तो जो नया पर्सन होगा, सक्सेसर होगा, वो वहां पर या ट्रांसफरी जो होगा उसको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पैन बेस्ड होता है। इस कारण से पैन बदलेगा तो जब जब पैन बदलेगा नए रजिस्ट्रेशन की बातें वहां पर करी जाएंगी। कोर्ट वगैरह के चलते हुए कहीं कोई बिजनेस ट्रांसफर होते हैं तो वहां भी एक नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज वहां पर पैन चेंज आपके हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 24 के अंदर आकर बात करते हैं। यहां बोलता है इंटरस्टेट। ध्यान दीजिए, इंटरस्टेट का जो मामला है, मैं एग्जम्पशन जो उसके संबंध में दे रखी हैं वो आपको मिला के बोलता हूं। यहां तो बोल रखा था कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई आप करके चलोगे तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन आगे एक एग्जम्पशन भी दे रखी है। एग्जम्पशन का इफेक्ट इसमें जोड़ता हूं तो इंटरस्टेट हो, टैक्सेबल हो, सप्लाई हो और गुड्स की हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर सर्विस की है तो फिर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। या फिर मान लीजिए गुड्स की ही आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंटरस्टेट कर रहे हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए 4 शब्दों को ध्यान रखना, इंटरस्टेट हो, टैक्सेबल हो, सप्लाई हो। इंटरस्टेट भी हो, टैक्सेबल भी हो, सप्लाई भी हो और गुड्स की भी हो, 4 बातें मिलेंगी तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 में फॉलो करोगे, अदरवाइज फॉलो आप नहीं करोगे। राइट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करते हैं, जिनको 5 दिन पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 5 डेज इन एडवांस उनको पेमेंट भी करना होता है, और उनकी जो आरसी मिलती है उसका मैक्सिमम पीरियड इनिशियली 90 दिन का हो सकता है, जो फर्दर एक्सटेंशन और 90 दिन का मिल सकता है, 180 दिन का पूरा पीरियड उनका हो सकता है। अगर 180 दिन से ज्यादा का कारोबार आपको करना है तो फिर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ना कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। तो इन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। पर इनको एक सहूलियत दे रखी है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के मामले में इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 20 लाख 10 लाख के बाद ही एग्जम्पशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका भाई है एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको हम बंजारे के नाम से बोलते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपका देसी बंजारा है, और ये आपका जो एनआर है ये आपका विदेशी बंजारा है। लगभग नियम कानून सेम ही एप्लीकेबल होते हैं, जो छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं। नंबर 1 कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपने जितने भी एलिजिबल आईटीसी बनते हैं सबका क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन जो एनआर होता है उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में जो आईजीएसटी पे किया सिर्फ उसी का क्रेडिट मिलेगा, बाकी किसी और चीज का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। ऐसा बोलती है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो आईटीसी के चैप्टर में आपके दे रखी है। उसके बाद में पर्सन रिक्वायर्ड टू पे अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज के अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करती है। रेसिपिएंट के रूप में आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। आरसीएम के प्रोविजन सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर आपके बताए जाते हैं, अगर आप उनके अंदर फॉलो करके चलते हैं तो यहां पर आ जाएंगे जी। 9(4) जो है वो आपका रिसेंटली एक्टिवेट कर दिया गया है, उसके अंदर बताया जाता है कि भाई साहब अगर आप सीमेंट प्रमोटर है, रेसिपिएंट के रूप में आप प्रमोटर हैं, सीमेंट लेके आ रहे हैं या कैपिटल गुड्स लेकर आ रहे हैं, मैंडेटली आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी कोई गुड्स या सर्विस आप लेकर आ रहे हैं तो 20% तक लेकर आ रहे हैं टोटल का, तो फिर आपका कोई आरसीएम की बात नहीं होगी। 20% से एक्सेस जितना भी लेकर आओगे उसके ऊपर आरसीएम लगा दिया जाएगा, ऐसा 9(4) के अंदर बोलते हैं। और जहां जहां आरसीएम आपका लगता है रेसिपिएंट को ऑलवेज, चाहे वो 9(3) का हो या 9(4) का हो, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है मालिक। ऐसे करके बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। खुश रहा करो यार, जीवन में सबसे अमूल्य संपदा है तो वो आपका खुश रहना है, अंदर से आनंदमयी रहा करो। टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहे हैं जो अंडर 9(5) आते हैं। 9(5) के अंदर 3 प्रकार की बात की जाती थी। HMT की, H का था होटल अकोमोडेशन की बात करते थे, M का मतलब था M का मतलब क्या था यार, होटल अकोमोडेशन हो गया, और HMTT का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और M का मतलब था मिसलेनियस यूटिलिटीज वाली जो सर्विस होती है, जिसमें अर्बन क्लैब का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। 9(5) मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन के साथ पढ़ाया था, तो वहां पर देखना होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, किस प्रकार से लेगा।
तो वहां पर जब ये उबर, ओला, ओयो, अर्बन क्लैब को रजिस्ट्रेशन जो होता है उनका मैंडेटरी करवा दिया जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 के अलावा, 95 की बातें तो हमने यहां पर कर ली, उनके अलावा जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसमें भी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है। अगर ई कॉमर्स बड़ा वाला है जिसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन लागू होते हैं एज पर सेक्शन 52, फिर तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन छोटा मोटा कोई नया स्टार्टअप के तौर पर ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिस पर टीसीएस के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं, उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद ही करवाया जाएगा। ओइडार वाले केस के अंदर जो ओइडार की सर्विसेज दे रहा होता है बंदा, उसको इंडिया में आना पड़ता है और यहां पर आकर उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। माय डियर, ये हमारी चर्चा ओइडार के चैप्टर में फुल फ्लेज्ड लिंकेज के साथ एट द एंड ऑफ द कॉम्पैक्ट बुक मैंने कर रखी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी की बात करते हैं। आईएसडी का जिक्र किया जाता है आईटीसी के चैप्टर में और वहां पर सेक्शन नंबर 20 और 21 आते हैं। आईटीसी का काम होता है कन्वर्ट, आईएसडी का काम होता है कन्वर्ट करना, कि जो पीछे से टैक्स लग के आ रहे हैं उनका रूप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? उसी पैटर्न पर सीआईएस पैटर्न पर बदला जा सकता है। सीजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एसजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में। सिमिलरली यूटीजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपनी यूनिट्स को टर्नओवर के रेशियो में बांट देते हैं अगर पीछे से कंबाइंड बिलिंग आ रही है। ऐसी बातें सेक्शन नंबर 20 के अंदर लिखी हुई हैं। तो आईएसडी का जो काम कर रहा है इसकी रिटर्न भी अपनी जाती है मालिक। जीएसटीआर 6 के अंदर इसकी अपनी रिटर्न देनी होती है आईएसडी को। वैसे करके तो इनका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरली यहां पे करवाया जाता है। टीडीएस डिडक्टर की बात करते हैं। जब आप एक सप्लाई कर रहे होते गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पीएसयूज वगैरह को करके चलते हो, सोसाइटीज को करके चलते हो, तो वैसे हालात में टीडीएस का प्रोविजन आपका एक्टिवेट हो जाता है सेक्शन नंबर 51 के मुताबिक। और टीडीएस डिडक्टर के रूप में आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की सर्विस है। पोस्ट ऑफिस की सर्विस आगे जो आज के जमाने की सर्विसेज हैं वो बेसिकली टैक्सेबल कैटेगरी में आती हैं। अगर वो नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही हैं तो टैक्सेबल होती हैं। तो पोस्ट ऑफिस को अपना एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के मुताबिक तो लेना ही पड़ेगा। 22 से 24 जो नॉर्मल बंदे के लिए होता है वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी भी आती है। तो उनको टीडीएस डिडक्टर के रूप में एक और सेपरेट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है अंडर सेक्शन 24 करके। उसके बाद में टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस के अंदर जो प्रोविजन आता है, जो आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन, गोडैडी, आईडैडी, ये जितने भी प्रोविजंस आपके हैं जो टीसीएस के दायरे में आते हैं, कलेक्ट करते हैं ये अपना, तो वो टीसीएस कलेक्टर के रूप में भी उनको अपना एक सेपरेट स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना एक रेगुलर अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर आउटपुट जीएसटी भरने के लिए जो उनका नॉर्मल फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है तो वो तो है ही है, साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और बढ़ जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन भी अलग होता है, इसकी रिटर्न भी अलग जाती है जीएसटीआर 8 के अंदर। जीएसटीआर 7 में टीडीएस की रिटर्न सेपरेट जाती है अदरवाइज वे में, और जीएसटीआर 8 के अंदर इनकी एक्स्ट्रा रिटर्न अपनी चली जाती है टीसीएस कलेक्टर के रूप में। और अदर स्पेसिफाइड पर्संस की यहां पर बात कर रखी है, रेजिडरी क्लॉज अपनी इन्होंने छोड़ रखी है। उसके बाद में बात करते हैं पर्सन मेकिंग सप्लाई विच इज नॉन टैक्सेबली एग्जेम्प्टेड एक्सक्लूसिवली। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई डील कर रहे हो, मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल एक्टिविटीज ही करता है एक्सक्लूसिवली और कुछ काम कर ही नहीं रहा है, उसका कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनेगी और ना ही उसे कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चरिस्ट जो आदमी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूं कि किसान जिस हद तक किसान के रूप में है, जहां तक किसानी कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, उतने तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसान अगर शहर में बैठ के दुकान भी चला रहा है तो फिर उसे वहां दुकानदार बोला जाएगा, ना कि किसान बोला जाएगा। तो टू द एक्सटेंट उसे किसान की परिभाषा में रखा जा रहा है, वहां तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य नोटिफाइड पर्संस भी आपके यहां पर आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली आरसीएम के अंदर सप्लाई कर रहा है तो रेसिपिएंट का तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में किया जाएगा, लेकिन जो सप्लायर आदमी है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें आगे। हाँ सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आकर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में बता रखा है, 10 लाख 20 लाख की लिमिट बता रखी है। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको लगे प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं यहां पर आकर। उसके बाद में ये हमारी बात होगी। अब आप ढूंढ रहोगे सर जी 40 लाख की लिमिट का तो यहां पर कंटेंट दे नहीं रखा है। बाबू ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर मैंने दे रखा है, 40 लाख का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने दे रखा है। इस चीज को देखकर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साहब अमेंडेड नहीं है ये वाली कॉम्पैक्ट बुक। बाबू अमेंडेड है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो अमेंडमेंट बुकलेट के मुताबिक नहीं है। अमेंडमेंट बुकलेट का सीक्वेंस अलग है, इसका सीक्वेंस अलग है। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में 40 लाख की लिमिट आपकी लिखी हुई है, वहां पर जाके मैं आपको दिखा दूंगा। राइट, इस प्रकार से ये चैप्टर होता है खत्म माय डियर, और लगभग इसने 18 मिनट का समय आपका लिया है। कोई
बच्चा अपना थोड़ा कीमती समय निकालकर ये बता देना कि किस समय तक हमने कौन सा चैप्टर कवर किया है, ताकि बच्चों को इसको रिवाइज करने में सहूलियत मिल जाए। कुछ काम तो आपको भी करवाऊंगा मैं। आगे बात करते हैं, एग्जम्पशंस की चर्चा हम करके चलते हैं जी। एग्जम्पशंस के अंदर वो क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक पेज ऐड कर लूं, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ जी कर लीजिए सर जी, पेज ऐड जरूरत तो है नहीं, वैसे हम तो ऐसे बोल देंगे जी। देखो एग्जम्पशंस जो होती हैं, सेक्शन नंबर 11 आता है आपका, जो भारत सरकार को पावर देता है कि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकते हो, ऐसे करके एग्जम्पशन। और सिमिलर सेक्शन आईजीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 6 आपका निकल कर आता है जी, ठीक है। जो एग्जम्पशंस हो सकती हैं आपकी, वो कंडीशनल, अनकंडीशनल, होली और पार्शियली, जैसी मर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। ये सारी बात मैंने आपको यहां पर बता रखी है। इफेक्टिव डेट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन क्या होगी? अगर नोटिफिकेशन के अंदर बता रखा है कि नोटिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, फिर तो भाई साहब कह नहीं क्या। और अगर ऐसी इफेक्टिव डेट नहीं दे रखी है तो फिर डेट ऑफ इश्यू जो होती है वही उसकी इफेक्टिव डेट कंसिडर कर ली जाती है। क्लैरिफिकेशन यहां पर आती है कि मान लीजिए आपने यहां पर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू कर दी है, उस जिसमें बोल दिया गया था कि पाइप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आगे चलकर कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन उसमें पैदा हो जाती है कि भाई साहब पाइप तो एग्जेम्प्ट कर दिए, व्हाट अबाउट पाइप फिटिंग्स, वो एग्जेम्प्ट होंगी या नहीं होंगी, उसके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जब जब कंफ्यूजन आती है तो वी नीड अ क्लैरिफिकेशन टू रीच एट द कंक्लूजन, है कि नहीं जी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्लैरिफिकेशन ऐड कर दी। इसमें दो बातें आती हैं, अगर क्लैरिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर अंदर आ जाती है तो दिस क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी बैक डेट से यहां से इसको इफेक्ट में लाएंगे। लेकिन अगर वो आपकी 1 साल के बाद एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है तो फिर उस एक्सप्लेनेशन को प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई करवाया जाएगा, जैसे भी आएगी वो वैसे करके वहां पर बता दिया जाएगा। इसके बाद ये आपका नोटिफिकेशन नंबर आ गया 12/2017, यहां पर आ जाता है, जिसके तहत आपको एग्जम्पशंस बताई जा रही हैं। अच्छे खासे पॉइंट हैं, तैयार होकर बैठ जाइए। होता है अब होल एग्जम्पशन चैप्टर का, और देखते हैं इसमें कितना वक्त लगेगा। अभी 55 मिनट हो रहे हैं और पता लग जाएगा, ठीक है। आराम से तसल्ली से करेंगे, समय कम या ज्यादा हम नहीं देख रहे हैं, ओके। तो यहां पर आपके 14 हेड में पूरा डिस्कशन है एग्जम्पशन चैप्टर का। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस और बीआईबी करके है। तो सबसे पहले बात करते हैं दान और धर्म की बात करते हैं। दान धर्म के अंदर 14 कैटेगरी क्या थी वो भी मुझे याद होना चाहिए, और उसके अंदर क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो दान धर्म के अंदर बातें दे रखी थी। सबसे पहले था जी कि चैरिटेबल ट्रस्ट आपका था, और चैरिटेबल ट्रस्ट की 4 एक्टिविटीज, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट पहले ट्रस्ट बनेगा, फिर ट्रस्ट के बाद फिर क्या था, नहीं, पहले ट्रस्ट नहीं था, पहले यहां से ट्रस्ट बना था, और ट्रस्ट के बाद फिर क्या था, फिर मंदिर की बात आई थी। ट्रस्ट बना, उसके बाद मंदिर बना, और मंदिर के बाद यात्रा करने गए। दान और धर्म की ये बात थी, 3 पॉइंट थे। पहले ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद मंदिर बनेगा, और मंदिर के बाद फिर यात्रा करने के लिए जाएंगे, मंदिर की यात्रा करने के लिए जाएंगे। जैसे राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, वैसे करके। तो पहले ट्रस्ट बना, सरकार ने बोला था कि कोर्ट ने भी बोला था पहले ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट के बाद मंदिर, मंदिर के बाद फिर यात्रा करने जाएंगे। तो इसी पर बेस्ड आपके ये 3 पॉइंट थे, इनको हम रिकॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर भी सामने रख के चलते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट की जब बात करी जाती है तो हम बताते हैं 4 प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी जीएसटी के माध्यम से बाहर हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली होगी आपकी वहां पर चैरिटेबल जो एक्टिविटीज का हिस्सा है। पहली आती जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है, टर्मिनली इल पर्सन है, एचआईवी इन्फेक्टेड है, बेवड़े हो गए हैं, जो गए काम से, उनकी केयर और काउंसलिंग करना एक चैरिटेबल एक्टिविटी का हिस्सा बना दिया जाता है। दूसरी बात, और लोग ना इस कैटेगरी में भर्ती हों, नशे से दूर रहें, एचआईवी इन्फेक्शन से दूर रहें, तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लाना भी चैरिटेबल एक्टिविटी का हिस्सा है। कोरोना से अवेयरनेस लाने वाली संस्था भी यहां पर आनी चाहिए, पर अभी तक अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट था कि जो आपके धर्म है, रिलीजियस है, कोई योग या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी है, या योगा कैंप जो लगते हैं, तो इनको भी चैरिटेबल एक्टिविटी का ही हिस्सा माना गया है। उसके बाद में बोलते हैं कि जो शिक्षा और टैलेंट को बाहर लाने की एक्टिविटीज हैं,
किन का शिक्षा और टैलेंट, बेसहारा बच्चों का और चोट खाए हुए व्यक्तियों का और ग्रामीण बुजुर्गों का और कैदियों का। 4 प्रकार के व्यक्ति थे। तो ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। और अलग अलग प्रकार के जो बचाओ अभियान है आपके, यमुना बचाओ, जल बचाओ, पानी बचाओ, जंगल बचाओ, मुझे बचाओ, सबको बचाओ, ये बचाओ अभियान भी आपके चैरिटेबल एक्टिविटी का ही हिस्सा बनते हैं। तो अगर एक ट्रस्ट इन एक्टिविटीज को करता है तो बदले में जो भी कंसिडरेशन है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इज इट ओके माय डियर? हाँ सर, एकदम ओके वाली बात है। पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात इसमें एक और मैं जोड़ दूं, अगर ट्रस्ट को प्योर एक डोनेशन मिलता है, मान लीजिए प्योर डोनेशन मिलता है, बदले में ट्रस्ट उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दे रहा है, मैं गया ट्रस्ट को जाकर डोनेशन दिया है, बात खत्म। तो यहां पर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई है और प्योर जो डोनेशन दिए जाते हैं वो बेसिकली सप्लाई में ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते और उनके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। दूसरी एक और बात, जब हम आईजीएसटी की अपनी सर्विसेज पढ़ते हैं तो वहां पर आकर यह लिखा हुआ है कि अगर ट्रस्ट इंपोर्ट करता है कोई सर्विसेज तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो मैं बिना किताब के पूरा चैप्टर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं माय डियर, ठीक है जी। तो ये ट्रस्ट की बात होगी। ट्रस्ट के बाद मंदिर की बात करते हैं। मंदिर के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें बेसिकली क्या था कि मंदिर की बात थी और कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी की बात हो रही थी। जकरा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार कीजिए। जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हैं उनको जो मिलने वाला पैसा है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। साथ में जैसे यहां पर एक जागरण पार्टी है, इसको जो मिलने वाला पैसा है उस पर जीएसटी की बातें कतई भी नहीं करी जाएंगी साहेब। दूसरा, जो रिलीजियस प्लेसेस आपके होते हैं, जैसे ये कृष्ण जन्मभूमि है, यहां पर कोई भी हॉल वगैरह अगर किराए पर दिया जाता है तो उस पर भी जीएसटी ना लगाया जाएगा, बशर्ते कि उसका जो किराया है वो 999 या 499 एज द केस में भी तक आपका सीमित होना चाहिए। हॉल है तो 499 9,999 पर डे। अगर दुकानें हैं तो 9,999 पर मंथ हो गया, और अगर कमरा है तो 999 पर डे तक का है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। इससे ऊपर है तो फुल अमाउंट जीएसटी के दायरे में आपका आ जाएगा। उसके बाद में आती हैं, मंदिर की बात हो गई। अब बात करते हैं यात्राओं की। 2 यात्राएं आपकी बताई गई हैं। एक है आपकी एक यात्रा है आपकी कैलाश मानसरोवर की, जो कि चाइना में जाके पड़ता है, और एक यात्रा है मालिक आपकी हज यात्रा। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, इट इज मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ये मैनेज की जाती है। तो उसको जो भी पैसा जाएगा जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 2 धार्मिक यात्राएं हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बताई थी, चाहत और जरूरत। चाहत अगर है तो भाई साहब जीएसटी लगेगा, और अगर जरूरत है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इन 2 शब्दों को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हज यात्रा की हम लोग बात करके चलते हैं कि जो हज यात्रा के लिए हज कमेटी, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, उसके केस में भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। दान धर्म के बाद में अब हम बात करते हैं आगे शिक्षा की बात करते हैं। दान धर्म के बाद जब शिक्षा का नंबर आता तो शिक्षा के अंदर कई सारे पॉइंट आपके थे। मैंने आपको बताया था, समरी के अंदर बताया था कि शिक्षा के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तो करना है ही है, साथ में जॉब से पैसे भी अपने कमाने होते हैं। तो शिक्षा के लिए सबसे पहले बात हुई थी कि न्यूज़पेपर की चर्चा हमारी आई थी कि न्यूज़पेपर में देखकर ही हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा तो हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंचे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाद हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। एसडीआई या दीनदयाल उपाध्याय उनकी बात कर रहे थे, वो चाहिए, और उसके बाद फिर कहीं जाके जॉब मिलती है। तो 3 हिस्सों में डिस्कशन बटा हुआ है। पहले बात हो रही थी न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर वाले पॉइंट के अंदर क्या था कि जो भी आपके ये मीडिया हाउसेज हैं, इनके जो अपने जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट अगर एम्प्लॉय है फिर तो जीएसटी की बात होगी नहीं, गेट नंबर 2 से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जर्नलिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसकी एक्टिविटी को एग्जम्प्ट यहां पर किया जाता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए यहां पर वो ये कहता है कि साहब जो पीटीआई, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज एजेंसीज हैं, वो यहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनकी सर्विस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उसको यहां पर एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद आते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइब्रेरी वाला पॉइंट भी आ गया था। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी भी आती है। लाइब्रेरी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, एक होती है प्राइवेट लाइब्रेरी।
पब्लिक लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं, जहां पर लेंडिंग ऑफ बुक्स किया जा रहा है, सिटिंग की बात नहीं कर रहा था, लेंडिंग ऑफ बुक्स दी जाती है, उनका जो किराया होगा उस पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट लाइब्रेरीज होती हैं उनका क्या, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सर्विस के अंदर आ जाते हैं। बताया जाता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, इनके जो नए एडमिशंस के लिए एडमिशन टेस्ट लेते हैं, अभी तक वो बच्चे इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं बने हैं, तो उनसे जो भी एडमिशन फीस ली है उस पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं साहेब। एकदम ठीक बात है सब, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, जो आपके स्कूल्स हैं वो आ जाते हैं, जो आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल भी आ गए, जो कॉलेजेस हैं वो भी यहां पर आ जाते हैं माय डियर, है ना। लेकिन कॉलेजेस के अंदर जो डिग्री दी जा रही है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंडियन लॉ आपकी होनी चाहिए, या जो डिप्लोमा कोर्स कराने वाले हैं एनआईआईटी वगैरह, वो भी आपके यहां पर आ जाते हैं। ऐसे करके उनकी हम बात करके चलते हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो तो सबके लिए कॉमन है, जो इनवर्ड सप्लाई है उनमें क्या बोलता है, उनमें कहता है कि अगर ये सर्विसेज आपकी टीसीएस वाली है, ट्रांसपोर्टेशन की, केटरिंग की और सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग की सर्विसेज हैं, तो ये सिर्फ स्कूल के लिए ही इसकी जरूरत आती है, तो वहीं पर इसको एग्जेम्प्ट करके चलेंगे, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। जो एडमिशन टेस्ट या एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाहर से सर्विस ले रहे हैं, तो ये सबके लिए एग्जम्प्ट होगा, चाहे स्कूल ले, चाहे कॉलेज ले, चाहे फिर ये एनआईआईटी वाले लेके चलें, सबके लिए उसमें एग्जम्पशन दी जाती है। उसके बाद में आगे ये बोलता है मालिक कि जो अगली जो सर्विस थी वो थी आपकी यहां पर लाइक ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स की बात करते थे, और वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए ही जरूरत है, वहीं पर उसको एग्जम्पशन है, बाकी कहीं पर उसकी कोई और एग्जम्पशन नहीं है। तो ये आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला पॉइंट आ गया था। उसके बाद में हमारे कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी हम लोग वहां पर बात करके अपने चल रहे थे। कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट का पॉइंट वहां पर आता है, जैसे अपोलो मेडिकल स्किल्स की हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, और ऐसे ही कई सारे हिंदुस्तान, एवीआर एज, और आपके जो बड़े बड़े एशियन पेंट्स का अपना स्कूल बना हुआ, बिजनेस स्कूल उनके बने हुए हैं जहां पर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बेसिकली एफिलेटेड होते हैं एनएसडीसी या एसएससी से, और ये बेसिकली ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट कल्चर के अंदर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। साथ में आपकी एसडीआई या दीनदयाल उपाध्याय जो ऑनलाइन स्कीम्स हैं, बेसिकली रोजगार परक योजनाएं हैं, इनके तहत भी जीएसटी की बात नहीं है। साथ में कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह अगर दी जाती है तो ट्रेनिंग के ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे मैं जीएसटी की अगर ट्रेनिंग दे रहा हूं, मान लो सरकार को दे रहा हूं, तो वहां पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। इज इट ओके माय डियर? यस सर, द आंसर इज यस। ओके सर जी, आगे बात निकल के आती है दान धर्म के बाद शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य की हम बात करने के लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी पॉइंट कौन कौन से आते हैं पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने समरी के अंदर देखा था कि बीच में मेरा हॉस्पिटल बना हुआ था, उसके अंदर क्या आ रहा था, उसके अंदर कॉर्ड ब्लड आ रहा था, बाहर क्या जा रहा था, बायोमेडिकल वेस्ट बाहर जा रहा था। किस प्रकार की सर्विस दे रहे थे? हेल्थ केयर की सर्विस और थेरेपी, थेरेपी मतलब नशा मुक्ति केंद्र, ये सर्विसेज वो दे रहे थे। आप इस तरह की चीजों में भर्ती ही ना हो, यहां जाना ही ना पड़े, उसके लिए सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हेल्थ केयर की सर्विस थी वो एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए हम बात करके चल रहे थे। तो सारे पॉइंट्स मुझे याद हैं कि किस किस पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ था। हाँ जी ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर आकर लाइक ये जो पेट क्लिनिक्स आपके जो होते हैं बाबू मेरे, और जो भी या हॉस्पिटल्स होते हैं एनिमल्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो हेल्थ केयर की सर्विस है, हेल्थ केयर में आते हैं आपके डायग्नोस्टिक आता है, ट्रीटमेंट आता है और केयर आती है। तो इन पर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ओके सर जी। उसके बाद में साथ में इनके प्रिजर्वेशन के साथ साथ जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं कि गुड़ तो दे दिया, क्या गन्ना नहीं दोगे, गन्ना भी दे दिया जाएगा, तो उनके कलेक्शन चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। यहां पर ये जो आपके हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर का क्लिनिक जो होता है, ये जो हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हैं जिसमें आपकी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और केयर अपनी आ जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट और जो
आपके ये सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी होती है, अगर ये जरूरत है कि चाहत है, जरूरत है तो फिर जीएसटी ना लगेगा। अगर चाहते ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो तो फिर आपको जीएसटी का पेमेंट वहां पर करना पड़ जाएगा। एम्बुलेंस भी आपके हेल्थ केयर के अंदर आती है, और मोरोवर एम्बुलेंस के लिए तो ये भी बोला गया है कि अगर एक अदर देन हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह कोई और भी देता है तो जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, क्योंकि उसमें लिखा था कि सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स के द्वारा जो सर्विस दी जाती है हेल्थ केयर की, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फिर नशा मुक्ति केंद्र की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा रन किया जाता है। उस नशा मुक्ति केंद्र यानी कि रिहैब्स सेंटर जो बने हुए हैं, उन पर जीएसटी हम नहीं लगाकर चलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की जो सर्विस दी जाती हैं, उनके ट्रीटमेंट या डिस्पोजल की या डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस पर भी जीएसटी नहीं है। मोरोवर इनका जो कलेक्शन होगा, जो वेस्ट को कलेक्ट करने की सर्विस है, उस पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। यहां पर जहां ही ना इसके लिए सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सेवा शुल्क दिया जाता है, उस सेवा शुल्क के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो ये आपके पॉइंट हो गए थे स्वास्थ्य से जुड़े हुए। तो दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब बात करते हैं खेल की। खेल के लिए मुझे समरी याद है। समरी के अंदर मेरा आ रहा था कि उसमें फीफा सेंटर में था। फीफा के पास पैसा आ कहां से रहा था? स्पॉन्सरशिप से आ रहा था। जा कहां रहा था? प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर के पास में पैसा जा रहा था। तो सबसे पहले बात करी जाती है फीफा की। फीफा 2017 में आपका आया था, जो मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड कप था, और अभी 2020 के अंदर विमेंस कैटेगरी के अंदर फीफा की बात करी जा रही है। ठीक सर जी। तो फीफा जो भी सर्विसेज देगा या सर्विसेज लेगा, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, बिकॉज ये एक बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, और हमने भी अपने आप को उसी बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अंदर अपना अलाइनमेंट कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। वहां पर चर्चा करी जाती है बाबूजी, और स्पॉन्सरशिप के अंदर वो ये कह रहे हैं आपसे और हमसे, और इवन सबसे ही कह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज के बारे में बात करी जा रही थी कि लाइक जो भी खेलों के संबंध में स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, खेल चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, जोनल लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, खेलों के लिए जो स्पॉन्सरशिप दी जा रही है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अच्छा जी। एंड उसके बाद में यह भी बताया जाता है कि जो पैसा खर्च कहां पर होता है, कि जो एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एक सर्विसेज देते हैं, चाहे प्लेयर हो, अंपायर हो, कोच हो या टीम मैनेजर हो, इसके ऊपर भी जीएसटी की हम लोग बात नहीं करके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चार लोगों के नाम है, प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर, और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं है। इसके अलावा आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओगे जीएसटी लगा दिया जाएगा। कमेंटेटर के रूप में सर्विस दी जा रही है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को जीएसटी लगा दिया जाएगा। ग्राउंड सर्विस दी जा रही है, जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट था कि अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देती है तो वहां पर भी हम जीएसटी की बातें नहीं करके चलते हैं, ऐसा वहां पर बताया जाता है साहिब। तो ये थी आपकी खेलों से संबंधित बातें। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। खेल के बाद अगला नंबर आता है यहां पर सरकार का। तो सरकार से जुड़े हुए कई सारे पॉइंट थे। अगर आप समरी को ध्यान में लेकर आएंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले बात होती है आपके आर्टिकल नंबर 243G और W की बातें करी जाती हैं। उसके बाद नॉन बिजनेस एंटिटी, जिसमें पीवीटी का पॉइंट भी था, उसकी बात हुई थी। फिर बात हुई थी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो या नहीं, गवर्नमेंट टू गरीब बिजनेस एंटिटी, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, एंड उसके बाद में फिर था जी स्मॉल जो वैल्यू सर्विसेज होती हैं, और एक पॉइंट आपका पेंडिंग है। एक दो पॉइंट जो पेंडिंग है मैं भविष्य में अपने आप करवा दूंगा उनको। फिर अगले वाले रॉ के अंदर दे रखा था, कॉलम में दे रखा था कि 30 साल, 20 साल और 10 साल जैसी कुछ बातें थी, और लास्ट वाले में दे रखा था कि कहानी छोटी सी बनाई थी कि किसानों की नॉन परफॉर्मेंस से की वजह से सरकार ने इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर मर्चेंट ओवर टाइम फी लगा दी, जिससे कॉमन मैन ने आरटीआई डाल दी। फिर सरकार ने गारंटी दी कि हम फार्मर्स को नुकसान नहीं होने देंगे या कॉमन मैन को नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे करके इतने सारे पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट आता है इसमें आपका आर्टिकल नंबर 243G और W की हम लोग यहां पर बात करके चलते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि ये जो सरकार है वो आर्टिकल 243G और W की सर्विसेज जो आगे देती है,
तो या तो ये कुछ एक सर्विसेज तो आपकी कुछ एक के द्वारा तो ये गेट नंबर 2 से ही बाहर निकल गया था, जो रह गए थे गवर्नमेंटल अथॉरिटी रह गई थी उसको गेट नंबर 5 से बाहर निकाल दिया। मोटा मोटी बात कि 243G और W की जो सर्विसेज हैं जो सरकार दे रही है जीएसटी ना लगाया जाएगा। अगर ये सरकार सर्विसेज बाहर से ले रही है यानी कि ये वाला काम अगर गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है तो क्या किया जाएगा, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि अगर काम आउटसोर्स कर दिया गया है तो ध्यान दीजिए प्योर सर्विस के रूप में अगर सरकार ले रही है इसको तो जीएसटी ना लगेगा, लेकिन प्योर सर्विस के अलावा अगर कंपोजिट सर्विस के रूप में ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए उसमें सर्विस का पोर्शन कम से कम 75% होना चाहिए, यानी कि गुड्स का पोर्शन मैक्स टू मैक्स 25% तक जा सकता है तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। आगे बोलता था नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को जा रही हैं, जीएसटी की बात हम नहीं करके चलते हैं। सबका सार एक ही था, चाहत और जरूरत। उसके बाद में नहीं जीएसटी लिया जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को दी जा रही तो सामने वाली व्यक्ति अपना आईटीसी ले पाता है, इसलिए टैक्स न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वहां पर जीएसटी लगा देंगे। लेकिन पीवीटी ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। पीवीटी यानी कि पोस्ट ऑफिस की सर्विस हो और वो वाली सर्विस जो कुरियर जिनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से इसको टैक्सेबल किया गया था, तो वो वाली सर्विसेज हो। एंड उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही है, क्योंकि कुरियर वाले का जो कंपटीशन है वो नॉन गवर्नमेंट के साथ में ही होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में कंपटीशन नहीं होता। तो नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही है तो ऑलवेज टैक्सेबल होंगी। वेसल एयरक्राफ्ट के संबंध में जो सर्विस दी जा रही है वो भी आपकी ऑलवेज टैक्सेबल कराई जाएंगे। टी का मतलब था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रहा है तो ऑलवेज इनको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये था आपका पी नॉन बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट। अगले पॉइंट में बोलते थे कि गवर्नमेंट की सर्विस अगर गरीब बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, उस वाली बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है 10 लाख 20 लाख या 40 लाख तक सीमित है, तो क्या होगा, तो वो सामने वाली व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं होगा, आईटीसी बुक नहीं कर पाएंगे तो टैक्स न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा कि एग्जम्पशन दे देते हैं। उसके बाद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो एग्जम्पशन दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट छोटी मोटी वीजा वगैरह की या डीएल की सर्विस देता है, छोटी मोटी 5,000 रुपए तक वाली, तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर दी जा रही है तो वहां पर 5,000 की लिमिट को पर फाइनेंशियल ईयर वाइज हम लोग चेक करके चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर एकदम ठीक बात है। आगे बढ़िए। आगे इसमें ये बोलता है साहेब की लाइक आगे जो चर्चा आ रही है वो ये बोलता है इसमें आके 30 साल और नहीं हाँ यही आ गया था ना, गरीब हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक गवर्नमेंट एंटिटी वाला पॉइंट था वो पेंडिंग है। फिर बात आती है 30 साल और 20 साल और 10 साल। 30 साल वाली बात ये थी कि अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट 30 साल या ज्यादा के लिए कोई जमीन के टुकड़े को अगर लीज पर दे रहे हैं तो वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में स्पेक्ट्रम की बात वो करके चल रहे थे कि अगर स्पेक्ट्रम जो कि 20 साल का लाइसेंस दिया जाता है 1/4/2016 से पहले स्पेक्ट्रम के ऊपर जीएसटी नहीं था। अगर वो वाला पैसा आज यहां पर आकर रिसीव हो रहा है जीएसटी आने के बाद, तो मालिक इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उस पुराने पैसे पर जीएसटी आज नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ रहे थे 30, 20 और 10। 10 का मतलब जो रेलवे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो क्या करती है यहां पर आकर कि वो मालिक जो रेलवे के वैगन्स होते हैं या जो कोच होते हैं या लोकोस जो इंजन वगैरह जो होते हैं उनको ये किराए पर देती है, मालिक उनको किराए पर देती है इंडियन रेलवे को, तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। उसके बाद चर्चा हमारी थोड़ी सी और आगे यहां पर बढ़ जाती है और आगे जब बढ़ती है तो वो कहां पर पहुंचती है। इसी तरह से एक और पॉइंट आपका कोल माइन के संबंध में भी था कि 1/4 जैसे स्पेक्ट्रम का था कि 1/4/2000 1/4/2016 से पहले का अगर कोई पुराना पेमेंट पड़ा हुआ है और वो अगर आज आके रिसीव हो रहा है तो उस पर हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे, वैसा आपको यहां पर बताया गया था जी। ठीक साहब। एंड उसके बाद में फिर हमारे आए थे वो वाले पॉइंट अपने, कौन से वाले सर जी, कि मर्चेंट ओवर टाइम फी वगैरह वाला पॉइंट अपना निकल के आया। फार्मर्स, पहले फार्मर का पॉइंट आया था कि फार्मर की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट ने इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर मर्चेंट ओवर टाइम फी लगा दी थी। तो यहां पर फार्मर्स की बात करते हैं तो किसानों के लिए
ये जो नदी है, नहर है, नाले हैं, किसान लोग अपने खेतों की सिंचाई इनके माध्यम से करके चलते हैं, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा उसके ऊपर क्या जीएसटी लगाया जाएगा? नहीं सर जी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करी जाती है माय डियर, उसमें आगे बोलते थे कि किसानों की नॉन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि अगर आप कोई किसी प्रकार के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, मैंने गवर्नमेंट को पैसा देना है, किसी सरकारी ठेके को मैंने पूरा नहीं किया, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। किसानों की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मर्चेंट ओवर टाइम फी, अगर छुट्टी वाले दिन या नॉन वर्किंग आवर के अंदर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो आता है तो उसके लिए जो एम्प्लॉयज को तो ओवर टाइम सैलरी दी जाती है, सैलरी पे जीएसटी ना होगा, लेकिन जो कस्टम डिपार्टमेंट है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से कुछ एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, उस एक्स्ट्रा मनी के ऊपर जीएसटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं सर जी, उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। मर्चेंट ओवर टाइम फी हो गई, किसानों की नॉन परफॉर्मेंस लगा दी, कॉमन मैंने आरटीआई डाल दी। फिर अपना आरटीआई का पॉइंट यहां पर आ जाता है कि जो आरटीआई डालते हैं 10 रुपए का जो चार्ज होता है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आरटीआई के बाद फिर क्या था? तो फिर वहां आश्वासन दिया गया कि हम किसानों को या कॉमन मैन को नुकसान नहीं होने देंगे। तो उसमें गारंटी वाला पॉइंट था कि जहां गवर्नमेंट अपने किसी अंडरटेकिंग्स को या गवर्नमेंट कंपनीज को जब इन कंपनीज को या अंडरटेकिंग्स को किसी बैंकिंग कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना होता है तो गवर्नमेंट उनके लोन की गारंटी इन बैंकिंग कंपनी वगैरह को देती है कि ठीक है, अगर ये ना दे पाए तो हम आपको इसका रीपेमेंट कर देंगे। तो इसके लिए जिनको लोन दिलवाया है उनसे कुछ पैसा गारंटी चार्जेस के नाम पर वसूल किया जाता है, उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे करके हमारी बात हो जाती है। तो दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार के बाद अब अगला नंबर आता है किसान का। तो किसान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें थी, लाल सिंह भी यहां पर आए थे, आपको ध्यान होगा। तो उसमें हमारे पॉइंट कौन कौन से थे? किसान हमारा ऊपर समरी में अगर मैं रिकॉल करके चलूं तो एक तरफ कल्टीवेशन था और दूसरी तरफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स की बात कर रखी थी। एनिमल के अंदर 3 पॉइंट थे, उनका जन्म, उनका पालन और उनकी मृत्यु। 3 चरण, जन्म, मृत्यु, पालन और मृत्यु। तो जो उनका इंसेमिनेशन था वो भी एग्जाम्प्ट है, एक इंसेमिनेशन की बात थी। एक उसके अंदर बात थी हमारी उनका रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, वो भी वहां पर अपना एग्जाम्पशन में है। और एक पॉइंट था अपना जी कि उनका जो स्लॉटरिंग की जो सर्विस होती है, जो उनका मृत्यु है पशुओं की, उस पर भी जीएसटी नहीं है। इधर से अगर हम बात करते हैं कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक ट्यूबवेल भी होती है, ट्यूबवेल के लिए इंफ्रा जाता है, उस पर भी आपका जीएसटी मना ही कर रखी है। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे वाला पॉइंट था अपना जी। फिर वहां से जो हमारी फसल आती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा निकल के आता है, तो उसकी फल सब्जी भी है जिनकी राइपनिंग वगैरह भी की जाती है खेतों से अलग, वो वाला पॉइंट दे रखा था। एंड उसके बाद में अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उस पर जॉब वर्क का एक पॉइंट दे रखा था। जॉब वर्क पॉइंट के बाद में उसकी वेयर हाउसिंग की बात कर रखी थी कि वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट की हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हो या फिर स्पाइस मसाले वगैरह की कर रखी हो। उसी वेयर हाउसिंग से जुड़ा हुआ पॉइंट फ्यूमिगेशन का था और साथ में एनजीसीडी का जो कोल्ड चेन होती है उसका भी पॉइंट वहां से कनेक्टेड आपका दिया हुआ था। इतनी सारी बातें थी और 1 बाय 1 सारी बातों को देखते हैं। तो पहले मैंने ये देख लिया कि दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार। तो जो किसान वर्ड आ रहा है, तो किसान वर्ड के अंदर हमारे कितने सारे पॉइंट को मैंने टच करना वो मैंने देख लिया। अब 1 बाय 1 सारी चीजें देखते हैं। ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, तो ये ट्यूबवेल चल रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंफ्रा चाहिए कि ट्रांसफार्मर से यहां तक के लिए लाइन खींचने के लिए पोल वगैरह लगाने पड़ते हैं, सब सरकार की प्रॉपर्टी होती है वो। लेकिन उसके लिए जो आपसे चार्ज लिए जाते हैं 50-60 हजार रुपए के, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में ये जो वेयर हाउसिंग का यहां पर चित्र आप देख रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग के रेस्पेक्ट में, चाहे वेयर हाउसिंग आपके चावल की जा रही हो, चाहे ये जो लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा जो चावल के संबंध में हम करके चलते हैं, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है मालिक। टेस्टिंग वगैरह जो की जाती है, जॉब वर्क किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में, वहां पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जब बातें करी जाती हैं तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती, बशर्ते कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के द्वारा किया जा रहा
हो, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि या तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर जीएसटी लगाया जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है वहां पर फिर हम जीएसटी की बात अपनी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा कल्टीवेशन हो रहा था, जहां पर ये फार्म लेबर है, ट्रैक्टर, एग्रो मशीन वगैरह जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं सब जीएसटी के दायरे से आपकी बाहर कर दी जाती हैं। पशुपालन जो है आपका वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, यहां तक कि जो जमीन पशुपालन के लिए दे दी गई है उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो भी इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक है उस एक्टिविटी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। उनकी मृत्यु के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फल सब्जियों की राइपनिंग है, उनके प्री कंडीशनिंग है, प्री कूलिंग है, एटसेट्रा, अदर देन फार्म। फार्म पे कर रहे हो तो नेचुरली एग्जेम्प्टेड है, अगर अदर देन फार्म कर रहे हो तब भी उनको एग्जेम्प्ट ही किया जाता है। जो नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ऐसे करके हमने अपनी बात कर ली थी माय डियर। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार और किसान तक की हम बात कर चुके। किसान के बाद अगला पॉइंट आता है आपके मनोरंजन की बात करी जाती है। बात करते हैं मनोरंजन की। तो मनोरंजन की जब बातें वहां पर करी जाती है ना मालिक, तो उसमें दो प्रकार की बातें आपको देखने में आती हैं। एक, जब हम एक्टिव में मोड में जब मजा कर रहे होते तो उसे अम्यूजमेंट के नाम से जानते हैं। एवरी काइंड ऑफ अम्यूजमेंट जीएसटी के दायरे में आता है। लेकिन जब पैसिव मोड में हम मौज कर रहे होते हैं तो वो मेरा कहा जाता है, यहां पर मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है। तो एंटरटेनमेंट में वो क्या करते हैं कि कुछ एक आपकी जो स्पेसिफाइड इवेंट्स होती हैं, खेल तमाशा, सर्कस वगैरह जो हो गया, या कोई संगीत समारोह है, तो स्पेसिफाइड इवेंट अगर 500 रुपए तक का टिकट है तो आपका जो जीएसटी है उस पे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 500 से ऊपर का है, प्लेनेटेरियम भी यहां पे शामिल होता है, तारामंडल, तो अदरवाइज उससे ऊपर का है तो फिर जीएसटी वहां पे लगा दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, कोनो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा जी, तो ऐसे करके वहां पर हमारी बात निकलकर सामने आ रही थी मालिक। ठीक सर जी। तो जैसे कि मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये मेरा एक्टिव मोड में है। तो एक्टिव मोड में है, फन एंड फूड विलेज हो गया अपना ये, तो इस पे तो जीएसटी लगेगा यहां पर आकर। ये भी एक्टिव मोड में है, गेमिंग इन मॉल, इस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। घुड़सवारी एक्टिव मोड में है, इस पर भी जीएसटी आपका लगाया जाएगा। ये आपका पैसिव मोड में है, ये फॉर्मूला रेस यहां पर आ रही है, स्पोर्ट्स इवेंट आ रही है, ये आपका पैसिव मोड में एंटरटेनमेंट है। ये आपका तारामंडल है यहां पर आकर, तो इसके रिस्पेक्ट में जीएसटी की बात तब करेंगे जब इसका टिकट 500 रुपए से ऊपर का होगा, अदरवाइज इसके ऊपर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। ऐसी बात हमें यहां देखने के लिए मालिक मिल जाती है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद सर अगर अदरवाइज एंटरटेनमेंट इवेंट हुई, जैसे मूवी वगैरह हुई, तो अगर मूवी वगैरह हुई तो वहां पर आपका जीएसटी पूर्ण रूप से लगाया जाता है। साथ में जू और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। जू हो, टाइगर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, इनकी टिकट पर जीएसटी नहीं है। उसके बाद में वो आगे क्या बोलते हैं साहिब, मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो आगे यहां पर ये कह रहे हैं आपसे कि जो आपका ये ताजमहल बना हुआ है, तो जो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इनके एंट्री टिकट पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। जो आपकी हॉबी क्लासेस होती हैं आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स के संबंध में, जैसे सरोज खान डांस एकेडमी, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो ये सर्कस वगैरह की बात करते हैं, तो इस पे अगर एक लिमिट में है तो ही 500 रुपए तक के टिकट की कैटेगरी में आता है तो बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, यहां पर देसी कलाकारों की माय डियर बात करी जाती है कि जो अपने ये देसी कलाकार लोग होते हैं, इनके संबंध में भला क्या कहना चाहते हो जी आप। तो मैं आपको यहां बता दूं कि देसी कलाकारों को मान सम्मान पूरा पूरा यहां दिया जाता है, और उसमें ये बताते हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस 1.5 लाख रुपए तक आ रहा है तो जीएसटी की बात नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका जीएसटी यहां पे लगवा दिया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर फुल अमाउंट पर जीएसटी आपका लगाया जाएगा। इज इट ओके? यस सर, एकदम ओके है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। उसके बाद ये आपके पॉइंट थे जो कि एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए थे, और तो कोई पॉइंट यहां पर आपका नहीं दिया हुआ था।
तो दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार किसान मनोरंजन। अब बात करते हैं जीपीआरएस की। तो इसमें सबसे पहले हमने रेंटिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात करी थी। कौन कौन से पॉइंट थे? 2 पॉइंट कंस्ट्रक्शन के थे और 2 पॉइंट आपके यहां पर रेंटिंग से जुड़े हुए थे। 2 पॉइंट आपके रेंटिंग के थे और 2 ही पॉइंट माय डियर आपके यहां पर जुड़े हुए थे किससे जी? कंस्ट्रक्शन से। 2 रेंटिंग 2 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आता है आपका प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है उसके तहत जो गरीबों का मकान बनवाया जाता है, जिसमें 1 कमरे का सेट या 2 कमरे का सेट, 2 तो नहीं होता, 1 कमरे का सेट होता है, कभी कभी उसका एक्सटेंशन करवाया जाता है कि ऊपर 1 कमरा और डलवा देते हैं जब परिवार बड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन भवनों का जब कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है तो मुझे बताइए क्या जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? द आंसर इज नो। इन पर कोई किसी प्रकार की इनकी कंस्ट्रक्शन, इन पर जो प्योर लेबर की हम बात कर रहे हैं, प्योर सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बड़े व्यक्ति के घर बनवाने की बात करें, अगर हम एक इंडिपेंडेंट हाउस बनवाने की अगर बात करें आपसे, तो उस पर भी जहां तक प्योर सर्विस का सवाल है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बिकॉज रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान एक नीड है, एक जरूरत है, जरूरतों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आपका मकान एक बड़े से ग्रुप हाउसिंग का हिस्सा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो यहां पर जीएसटी निश्चित तौर पर आपका लगा दिया जाएगा। ओके जी, क्योंकि यहां पर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट होता है उसके ऊपर अपना जीएसटी लगाया जाता है, और हम जानते हैं कि यह घटना एक सप्लाई भी आपकी बनती है जी। फिर हम रेंट की अगर बात करके चलें, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज एज रेजिडेंस है, तो उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। उसका रेगुलर रेंट या अगर एडवांस रेंट है तो वो भी आपका एग्जम्पशन के दायरे में ही चला जाएगा, ऐसे करके वहां पर बोला जाता है। और साथ में आपके जो होटल, मोटल, इन गेस्ट हाउस वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। कब नहीं होगी माय डियर? जब उनका किराया 1000 या उससे कम है। मैंने बताता एक थोड़ी दिक्कत है यहां पर, 1000 है, होटल मोटल का किराया 1000 तक है तो भी एग्जम्प्ट है, 1001 होगा तो टैक्सेबल में आएगा। लेकिन जब हम रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस की बात करते हैं तो वहां 1000 होते ही टैक्स लग जाता है। 999 तक एग्जम्पशन है, 1000 होते ही टैक्स लग जाता है। तो मैंने कहा था कि भाई यहां पर थोड़ा अलाइनमेंट अगर हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसी मैंने गुजारिश सरकार से यहां पर करी थी। इसके संबंध में कंस्ट्रक्शन का एक और पॉइंट यहां निकल के आता है माय डियर। वहां पर यह बताता है कि भाई जो भी आपके ये टीडीआर और एफएसआई की हम लोग बात कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, मेरे पास प्लॉट है और आप बिल्डर हैं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर कर दिया, आपको डेवलप करने के लिए दे दिया है, तो वैसे हालात के अंदर टैक्स जो है किसी एक पर ही लगेगा। सबसे पहले चेक करो क्या बिल्डिंग पर टैक्स लगा। अगर बिल्डिंग बनते बनते बिक जाती है फिर तो बिल्डिंग पर टैक्स लग जाएगा, तो फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पर जीएसटी ना लगाया जाएगा। दूसरा, अगर बिल्डिंग बनते बनते नहीं बिकती है, बनने के बाद ही बिल्डिंग बिकती है, तो बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं आएगा, तो फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पर जीएसटी लग जाएगा, और वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर लगाया जाएगा। सिमिलरली हो सकता है कि मैं मेरे प्लॉट का आपको लॉन्ग टर्म लीज पर दे दूं, जिसपे आप कंस्ट्रक्शन करो और आगे बेचोगे उसे, तो ऐसे हालात के अंदर सेम प्रोविजन रहेगा। अगर बिल्डिंग बनते बनते अगर बिकी है तो वहां पर जो जीएसटी है बिल्डिंग पे लग जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म लीज पे ना लगेगा। और अगर जो बिल्डिंग है आपकी वो बनते बनते नहीं बिकी है तो वैसे हालात में बिल्डिंग पे जीएसटी ना लगेगा, लॉन्ग टर्म लीज पर जीएसटी लग जाएगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगाया जाएगा। तो ये थी आपकी आर से जुड़ी हुई बातें थी। उसके बाद में फिर जो अगले पॉइंट आपके यहां निकल के आ रहे थे माय डियर, वो भला कौन कौन से थे मैं आपको समझाता हूं और बताता भी हूं। आगे जो पॉइंट यहां निकल के आ रहे थे हमारे वो थे मालिक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई हम लोग बात कर रहे थे। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से पॉइंट थे वहां पर हम देखते थे, जल, थल और वायु की बात हम लोग करके चलते हैं। जल, थल और वायु की बात करते हैं। जब जल से बात करी जाती है तो उसमें यह बताया जाता है जल के अंदर कि अगर बोट से ढोगे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन अगर जहाज से ढो रहे हो तो फिर आपका वो टैक्सेबल रहेगा। पानी के जहाज से ढो रहे हो तो वो आपका टैक्सेबल रहेगा। थल के माध्यम से बात करते थे तो जो जीटीओ को छोड़कर बाकी जो हैं वो सारे के सारे आपके टैक्सेबल कैटेगरी में एग्जम्पशन में आ जाते हैं, जैसे कि
हाथ से बनी हुई गाड़ी के माध्यम से ढो रहे हैं, रिक्शा से ढो रहे हैं, वो सब आप ट्रैक्टर ट्रॉली से ढो रहे हैं, वो सब आपका एग्जम्पशन में चले जाते हैं। टांगे से ढो रहे हैं, वो आपका एग्जम्पशन में चले जाते हैं। लेकिन जो जीटीए है वो आपका टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर ही रहता है। लेकिन जीटीए के संबंध में 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अगर जीटीए अपनी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, चूंकि जीटीए पर रिवर्स चार्ज लगता है, इसलिए मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो सामने वाला व्यक्ति अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहां पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, एग्जम्प्ट करके 5वें गेट से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। सामने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस पर्पज के लिए है, अदरवाइज उसका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहां पर भी एग्जम्पशन दी जाएगी। और तीसरा था कि यहां पर गुड्स वाइज भी कुछ एग्जम्पशन जीटीए को दी जाती हैं। वो तो अपने वेसल और एयरक्राफ्ट के संबंध, वेसल और रेलगाड़ी के संबंध में भी है। हालांकि वो एग्जम्पशंस आपकी कौन कौन सी हैं? आटा, दाल, चावल, नमक, दूध, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल एटसेट्रा, ये सारी चीजें थी। यहां जीटीए के लिए आपका 1500 और 750 की एक स्पेशल लिमिट और दी जाती है कि अगर मान लीजिए पूरे ट्रक के अंदर जितना माल भरा हुआ है, अगर उसमें 1500 तक का भाड़ा बनता है तो पूरी गाड़ी पर जीएसटी ना लगाया जाएगा। लेकिन अगर 1500 से ज्यादा का भाड़ा है तो फिर आप पर कंसाइनी वाइज सेकंड चांस अपना लीजिएगा, उसके मुताबिक देखिए कि वहां पर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी। वैसी वाली बात हमने कर रखी थी। तो जल की बात हो गई, थल की बात हो गई, वायु की अगर हम बात करके चलें तो डोमेस्टिकली वायु पर कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं दे रखी थी। लेकिन हां, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो जहाज से अगर माल इंपोर्ट हो रहा है, हालांकि हमारा काम इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, उसे महंगा करना होता है, पर हवाई जहाज से जब इंपोर्ट होता है तो वो पहले से पहले इतना ज्यादा महंगा हो जाता है कि जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। लगा दे तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग छोड़ के चले जाएं, इतने मीठे भी ना बनो कि लोग घोल कर पी जाएं। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि भाई साहब एयरक्राफ्ट से अगर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है तो जीएसटी ना लगेगा, और एयरक्राफ्ट से अगर जा रहा है तो चूंकि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, तो वहां पर कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करेंगे। मोरोवर नेपाल और भूटान के संबंध में अगर आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो तो यहां पर जो भी एसोसिएटेड सर्विसेज इंडियन सप्लायर के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो कार्गो हैंडलिंग की हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की हो, वो सारे के सारे सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाता है। ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर। जल थल वायु की हमारी बात हो चुकी है, और एक्सपोर्ट चाहे वेसल से हो, हवाई जहाज से हो, जिससे मर्जी हो, वो तो आपका ऑलवेज एग्जम्पशन कैटेगरी में चला ही जाएगा। फिर इसके बाद में आई हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बातें आई, और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने पाया जल थल और वायु की हमने यहां पर बात करनी है। जल थल वायु के अंदर भला क्या देखने को मिलेगा, समझिए मेरी बात को। जल के अंदर बात करते हैं तो जो बोट होती है वो तो आपकी एग्जम्प्ट है ही है, लेकिन जो आपका इनलैंड, जो समंदर के अंदर जो आपका लाइक बॉम्बे से कलकत्ता अगर कोई जहाज जा रहा है तो चेक करो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर वो आपका टूरिस्ट वाला है। अगर वो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिर तो उस पर जीएसटी ना लगेगा क्योंकि वो जरूरत है, और अगर वो टूरिस्ट वाला है, प्रीडोमिनेंटली यूज्ड एज टूरिज्म पर्पस, तो वहां पे जीएसटी उसका लगा दिया जाता है। उसके बाद जल के बाद थल की बात करते हैं। थल के ऊपर हमारी 2 प्रकार की बात होती है, एक स्टेज कैरेज होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती है। जो मेरी होती है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अगर उसमें एसी है शूट एट साइट जीएसटी लगा दीजिए, लेकिन अगर नॉन एसी है तो ठहरिए, अगर नॉन एसी है ठहरिए और चेक कीजिए कि क्या वो आपकी स्पेशल बस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर स्पेशल बस है लाइक टूरिस्ट वाली है या कोई और स्पेशल है, बारात की बस है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी, अगर ऐसी वाली बस है तो वो स्पेशल बस बन जाएगी और उस पर आपका जीएसटी नहीं लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नॉन एसी, वैसे धक्के खाते जा रहे हो, तो वहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। व्हाट अबाउट स्कूल बस, वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले पॉइंट से ऑलरेडी बाहर जा चुकी है ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी। रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है, मीटर्ड कैब एग्जम्प्टेड है, ठीक है जी। अच्छा, स्टेज कैरेज की बात करते हैं। स्टेज कैरेज जो कि आपकी हर स्टॉप पे रुकती हुई बस जाती है, तो उसमें अगर वो बस आपकी यहां पर एसी बस है फिर तो जीएसटी लगेगा, और अगर नॉन एसी बस है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और स्टेज कैरेज बस बारात में नहीं जा सकती है क्योंकि उसका परमिट अलग प्रकार का होता है। तो जल थल के बाद हम थल में भी रोड की बात हुई और रेल की बात हुई। अच्छा, चाहे रेल से, अच्छा पीछे अगर बात करूं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में रेल से होगा तब भी आपका जीएसटी लगाया जाएगा माय डियर, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं यहां पर आकर हम लोग बस के बाद, ये बारात की बस आ गई अपनी, और ये रेडियो टैक्सी आ गई, ये स्कूल बस आ गई, ये सब आपकी। अब बात करते हैं रेल की। रेल में करते हैं भारतीय रेल की बात करते हैं। अगर एसी है ट्रेन, अगर एसी है जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन एसी नहीं है,
एसी नहीं है पर फर्स्ट क्लास है, जैसे पहाड़ी एरिया में होती है कि फर्स्ट क्लास की सुविधाएं होती है पर एसी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वैसे ही वहां बर्फ पड़ रही होती है। या फिर बॉम्बे के अंदर भी एक ऐसी फर्स्ट क्लास की सुविधाओं वाली ट्रेन होती है जिसमें एसी तो नहीं लेकिन अदरवाइज वो सुपर फास्ट होती है और थोड़ा सा उसमें सुविधाएं भी अच्छी होती हैं, बट एसी नहीं होता है। तो उसको जो फर्स्ट क्लास या एसी है वो तो टैक्सेबल होगी। फर्स्ट क्लास है या एसी है, एसी है या फिर नॉन एसी प्लस फर्स्ट क्लास है। एसी में क्लास जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी है तो क्लास जो मर्जी हो, लेकिन अगर नॉन एसी है तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए तो आपकी टैक्सेबल रहेगी, अदरवाइज आपकी भारतीय रेल एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। उसके बाद मेट्रो की बात करोगे, ये आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जीएसटी आपका नहीं लगेगा। मोनोरेल की बात करोगे तो वहां पर भी जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे माय डियर। एंड उसके बाद फिर आपसे अगर हम बात करके चलें ट्राम की, तो उस पर भी जीएसटी नहीं है जो कलकत्ता में दिखाई देती है। जल थल वायु की बात करते हैं। वायु पे आके दो बातें की जाती हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन पर फ्लाइट टेक ऑफ है या वहां से लैंडिंग है तो उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। साथ में जो आरसीएस गवर्नमेंट की स्कीम थी उड़ान नाम की कि उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत जो गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रही थी 700 की, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इतनी बातें हम अपनी कर चुके होते हैं। उसके बाद चर्चा थोड़ी सी और आगे वहां पर बढ़ जाती है, उसी से कनेक्टेड पॉइंट है भाई, यात्रा से ही है भाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा, उसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि एम्बेसी की जो सर्विस है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। एम्बेसी अगर इंडिया से सर्विस लेती है, इंडिया से अगर सर्विस लेती है तो उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन बाद में एम्बेसी को रिफंड मिल जाता है। एम्बेसी अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करती है तो आईजीएसटी के एग्जम्पशन में देखा था उस पर जीएसटी लगाया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर उस पर जीएसटी लगता तो रिवर्स चार्ज में एम्बेसी को भरना पड़ता और एम्बेसी तो फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ जाती, तो फिर यूआईएन का लॉजिक भला क्या रह जाता। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर एम्बेसी मतलब नो जीएसटी एट ऑल। उसके बाद में यहां पर गवर्नमेंट की कुछ सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या वीजा ऑन अराइवल की ये लंबी लाइन लगी हुई है। तो जो बाहर से विदेशी आते हैं तो बहुत सारे 60-65 कंट्री ऐसे हैं जिसमें कि सरकार ने बोल रखा है कि आप पहले से वीजा लेकर मत आइए, इंडिया में आ जाओ और एयरपोर्ट पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट के पास में जाती है, उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे करके यहां पर हमारी बात हो रही थी बाबूजी। तो ये हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई बात निकल के सामने आ जाती है। जीपीआरएस हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आर पढ़ लिया, जी पढ़ लिया और पी पढ़ लिया, और एस आता है सोशल वेलफेयर की। हम लोग बात करके चलते हैं सोशल वेलफेयर के अंदर। मैंने एक स्लोगन भी बनाया था, हमने बनाया था कि कोटा शहर में एनपीओ एंड एनपीओ रन बाई ओल्ड एज पर्सन्स। तो ओल्ड एज पर्सन्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये ओल्ड एज होम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा रन किए जाते हैं, तो इनके संबंध में बताया जा रहा है कि भाई साहब जो भी इनके संबंध में ये बताया जा रहा है कि जो भी यहां पर आपकी हम लोग बात करते हैं लाइक अगर इनमें रहने वाले जो लोग हैं उनका 25,000, अगर उनका 25,000 पर मंथ पर मेंबर तक की बात करी जा रही है तो वहां पर जीएसटी की चर्चा आपसे बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। 25,000 पर मंथ पर मेंबर की अगर बात कर रहे हो तो ठीक है सर जी। उसके बाद में ये है आपकी जो सरकारी राशन की दुकान होती है, जो गल्ले की दुकान होती है, तो इस बंदे को जो राशन बांट रहा है, सरकारी राशन को बांट रहा है आम जनता को, तो इसको जो कमीशन मिलता है सरकार से उस पर भी जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। आगे बात कर रहे थे यूनिटी की, बात कर रहे थे कि अगर सर्विसेज दी जाती हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा अपने मेंबर्स को या फिर एक ऐसी संस्था के द्वारा जो कि एक एग्जेम्प्टेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जहां पर हरि बोल का मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था कि वो आगे एग्जेम्प्टेड सर्विस भागवत गीता का पाठ कर रहे थे, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहे थे, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। आरडब्ल्यू की अगर बात करके चलोगे तो 7,500 तक की बात अगर हो रही है पर मंथ पर मेंबर की, तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। मेंबर का मतलब ओनर से था या फ्लैट से था, फ्लैट या अपार्टमेंट से मतलब लिया जाता है उस मेंबर का। अगर मान लीजिए मेरे पास में 3 अपार्टमेंट हैं, 3 फ्लैट हैं, तो 3 मेंबर काउंट किए जाएंगे, ना कि 1 मेंबर, ऐसे करके, ठीक है। या फिर मान लीजिए पति पत्नी के नाम पर 1 अपार्टमेंट है, तो मेंबर 2 काउंट होंगे या 1 काउंट होंगे, सब 1 काउंट होगा। तो हमें गिनती करनी है फ्लैट की या अपार्टमेंट की, ना कि ओनर्स की। उसके बाद में फिर हम यहां से और आगे बढ़े तो हमने कहा था कि भाई साहब एक तो ये हो गया, दूसरा कुछ एक हमारे और आते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और आते हैं जो हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ, और वो कहते हैं सामाजिक संगठन है, चाहे वो एजुकेशन का हो, इंडस्ट्री का हो और सोशल वेलफेयर हो, जिनमें की कंट्रीब्यूशन जो आता है वो 1,000
पर मंथ पर 1000 पर मेंबर पर ईयर, पर मेंबर और पर ईयर का कंट्रीब्यूशन आता है तो वहां पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, ऐसा वहां पर बताया जाता है। उसके बाद में दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जीपीआरएस रेंटिंग और कंस्ट्रक्शन, एंड एस का मतलब सोशल वेलफेयर। इतनी हमारी बात हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आता है हमारा निकल के भला क्या, आगे आता है मालिक यहां पर हमारा आगे आता है इसमें BIB की हम लोग बात करके चलते हैं। BIB के अंदर क्या है, बी के अंदर आता है पहला आपका बैंकिंग एक्टिविटी, आई फॉर इंश्योरेंस और बी फॉर बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं। बैंकिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट आता था, तो मैंने समरी बना रखी है। समरी दिखाऊं कौन सी की बात कर रहा हूं मैं बार बार जिस समरी का जिक्र कर रहा हूं आपसे, ये रही वो समरी, 5 पेज की समरी है ये वाली माय डियर, ये रही समरी आपकी। तो यहां पर पूरी पिक्चराइजेशन है कि किस हेड के अंदर कितनी एक्टिविटीज है। अगर हम बैंकिंग की बात करके चले तो बीच में आपका बैंक है, ये एनपीओ वाला पॉइंट ये रहा अपना, और रन बाई, हाँ तो बैंकिंग के अंदर हम देख के चलें तो यहां पर बीच में बैंक अपना आ जाता है और साथ में हमारे जो आते हैं एक तरफ आरबीआई और बीसी और बीएफ हैं रूरल एरिया वाले, और आगे है इंजन कार्ड, इनका मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट, साथ में फॉरेक्स की बात करते हैं, जन का मतलब जनधन खाता और कार्ड का मतलब कार्ड ट्रांजैक्शन, और एक पॉइंट आपका यहां पर पेंडिंग है। तो इनके लिए हम देखते हैं कि भाई इतने सारे पॉइंट हैं तो इनके लिए चर्चा कैसे आगे बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि आरबीआई जो भी सर्विस आगे दे रहा है उस पर जीएसटी ना लगेगा। साथ में अगर आरबीआई बाहर से फॉरेक्स संबंधित सर्विसेज लेता भी है इंडिया के बाहर से तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता। आईजीएसटी के एग्जम्पशन में ये पॉइंट हमने देख रखा है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर इंटरेस्ट, कि अगर आप लोन एडवांस या डिपॉजिट की बात कर रहे हो, लोन एडवांस या डिपॉजिट की बात कर रहे हो जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट के रूप में बनाया जाता है, तो वहां पर भी हम लोग जीएसटी की बात बिल्कुल नहीं करके चलेंगे। साथ में बोलता है फॉरेक्स के संबंध में बात करी जाती है कि फॉरेक्स के लिए जो फ्रंट डेस्क पर ट्रांजैक्शन हो रही हैं एंड यूजर के साथ में, उस पर तो जीएसटी लगेगा, लेकिन बैक एंड पर जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक फॉरेक्स डीलर दूसरे फॉरेक्स डीलर से डील कर रहा है या फिर बैंक से डील कर रहा है या बैंक से या डीलर बैंक से डील कर रहा है, तो बैक एंड की जो ट्रांजैक्शन है उन पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जनधन योजना के अंदर जो खाते खुले हुए हैं उनके संबंध में एसएमएस वगैरह के कुछ चार्जेस बैंक लगा देता है, उन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। कार्ड ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो वहां पर जो भी आपके प्रोसेसिंग चार्जेस माय डियर होते हैं, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन आपकी 2000 रुपए तक की है तो उसको प्रोसेस करने के जो 2% के होते हैं, 2% के जो चार्ज होते हैं, उन चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि आपकी ट्रांजैक्शन जो कार्ड स्वाइप कर रहे हो वो 2000 तक के लिए कर रहे हो। उसके बाद जो आपकी ये बैंकिंग चीजें होती हैं, बैंकिंग जो बिजनेस फैसिलिटेटर या जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपके होते हैं, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट बने हुए हैं, अगर ये रूरल एरिया ब्रांच को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ऐसे करके हमारे बैंकिंग से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट हमने कवर किए। आरबीआई, बीसी, बीएफ, बैंक, जनधन, कार्ड और इंटरेस्ट चार्जेस की हमने बात यहां पर कर ली है। उसके बाद में इंश्योरेंस और पेंशन की हम लोग चर्चा करके चलते हैं। ये आपका बटा हुआ है कई सारे हिस्सों में, ये आपकी मैंने बांट दी। 6 प्रकार की आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन पर कि आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है, जिसमें आती हैं आपकी कौन कौन सी भला, एक आती है आपकी यहां पर आकर सेबी आती है, आईआरडी नहीं, शुरू से बात करेंगे, ईएसआईसी आती है आपकी, ईएसआईसी, ईपीएफओ और आईआरडीए और सेबी, साथ में सीएमपीएफओ और आपकी जो एक और रहेगी एनपीएस है ट्रस्ट। वो 6 आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिनकी एक्टिविटी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद आपके इंश्योरेंस और पेंशन संबंधी बातें हैं। इंश्योरेंस के अंदर आपके 3 पॉइंट दे रखे थे। पहला पॉइंट था गरीबों के लिए जो जनरल इंश्योरेंस है आपका, दूसरा था जी गरीबों के लिए जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है उसकी वहां पर बात करी जाती है। एंड उसके बाद में फिर वो कह रहे थे आगे चलकर कि जहां पर गवर्नमेंट सारा प्रीमियम देती है, जैसे सरकारी एम्प्लॉई हैं उनके लिए, वहां पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। इनका री इंश्योरेंस होगा तो भी जीएसटी की बात नहीं होगी। साथ में जो ग्रुप इंश्योरेंस फंड बने हुए हैं आर्मी वगैरह या कोस्ट गार्ड और सीआरपीएफ के लिए, वहां पर भी जीएसटी आपका नहीं है।
पेंशन की बात करते हैं तो जहां पर एन्युटी प्लान आपके आते हैं, जहां पर माता पिता के लिए आप करवा देते हो, तो उस एन्युटी प्लान के संबंध में भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और पेंशन के बारे में था कि अटल पेंशन या फिर स्टेट की कोई भी पेंशन स्कीम हो, उसके तहत कंट्रीब्यूशन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। इतने सारे पॉइंट आपके यहां पर इंश्योरेंस जगत से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को यहां पर हमने देखा है कि जो नेशनल पेंशन आपकी जो स्कीम की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ना मालिक, पहले तो गवर्नमेंट बॉडीज को देखते हैं। ये आपके यहां पर ईएसआईसी की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो बात हो रही है, इस पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। एंड 6 गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद जो आपका आईआरडीए है, वहां पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं है। जो सेबी है, उस पर भी जीएसटी आपका नहीं है। जो कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी गई। और जो भी आपका नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बना हुआ है, वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। तो 6 गवर्नमेंट बॉडीज आपकी यहां पर हो जाती है। और उसके बाद गरीबों के हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो वहां पर भी जीएसटी आपका नहीं है। और उसमें एक और नया जोड़ा गया इस बार पॉइंट, बंगला शस्य जो बीमा योजना, जो वेस्ट बंगाल के जो किसानों के लिए यहां पर ये जोड़ा गया है, इस पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। ओके जी। उसके बाद जो गरीबों से जुड़ा हुआ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, और जिसमें एक और आता है लाइफ माइक्रो प्रोडक्ट, जिसमें कि मालिक 2 लाख रुपए तक का जो उसमें सम एश्योर्ड होता है, उस पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। ये लाइफ इंश्योरेंस हो जाने के बाद दिखने वाली खुशी है। अटल पेंशन योजना हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कोई भी पेंशन स्कीम हो, उस पर भी हम जीएसटी की चर्चा नहीं करके चलते हैं। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और वो इंश्योरेंस स्कीम, ये सरकारी दफ्तर है मालिक, और वो स्कीम जहां पर की, और वो स्कीम जहां पर ये क्या लिखा नीचे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू गेट 10 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब जो सरकार जहां पर प्रीमियम देती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस हो, जहां पर सरकार प्रीमियम दे रही है, तो भला उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारी बात यहां पर इंश्योरेंस जगत के निकल के मालिक आ जाती हैं। और उसके बाद साथ में आपसे यह भी कहा जाता है कि जो हमारे यहां पर था ये नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन की बात करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जो आपकी निकल के आती है, जहां पर ये कुछ एक निश्चित अवधि के बाद पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं पेंशन के रूप में, उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जहां पर हमारे जो जवान हैं उनका जो बीमा करवाया जाता है, उस बीमा के ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये आपका इंश्योरेंस जगत का पॉइंट था माय डियर। तो BIB, आई का मतलब इंश्योरेंस हो गया। आगे आता है एक और बी आपका निकल के आता है, जो कि बिजनेस रिलेटेड है। तो बिजनेस रिलेटेड के लिए हमारी समरी क्या बोलती है, ये एक छोटी सी कहानी बनाई थी कि बिजनेस का आइडिया नहीं मिल रहा था, बिजनेस आइडिया लेने के लिए जर्मनी जाते हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां से आइडिया मिला, और आइडिया जब मिला तो हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की वहां पर बात करी गई, और उसी का बिजनेस यहां पर करना शुरू किया। एज स्टार्टअप शुरुआत कर दी गई। लेकिन एक दिन जैसे टोल क्रॉस किया था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद एक लीगल केस साथ में लग जाता है, और उससे चलता हुआ अच्छा खासा बिजनेस बेचना पड़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका यहां पर बिजनेस को बेचना। कौन कौन से पॉइंट आ गए, बिजनेस एग्जीबिशन। पहला पॉइंट आता है बिजनेस एग्जीबिशन का। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। तीसरा आएगा यहां पर आपका स्टार्टअप का। चौथा आएगा टोल का। उसके बाद लीगल केस, और उसके बाद गोइंग कंसर्न जैसी बात हम अपनी यहां पे करके चलेंगे बाबूजी। ठीक है सर जी। तो मैं आपके पॉइंट 1 बाय 1 निकालता हूं। तो सबसे पहले बिजनेस एग्जीबिशन का पॉइंट आपके सामने यहां पर आना चाहिए। तो बिजनेस एग्जीबिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आ गई आपके यहां पर बिजनेस एग्जीबिशन ऐसे करके। जर्मनी के अंदर बिजनेस एग्जीबिशन की जा रही है, तो हमें मान लीजिए इंडियन फुटवेयर एसोसिएशन, और वहां पर जर्मनी में जा रही है अपने फुटवेयर को, ये फुटवेयर की ही एग्जीबिशन है, वहां पर जा रही है, तो उसको प्रमोट करने के लिए अगर जा रही है तो इसके ऊपर जीएसटी की बातें हम नहीं करके चलेंगे। नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। जो भी वहां पर खर्चा पानी हुआ है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है और ये आपकी यहां पर जरूरत आ जाती है। उसके बाद में आगे जो बोलते हैं अगले पॉइंट के अंदर, एग्जीबिशन के बाद में क्या था कि वहां से एक आइडिया मिला था, और आइडिया हमने जो लिया था उसके मुताबिक हम लोगों ने जो काम धंधा शुरू किया था वो था जी हायरिंग का माय डियर काम शुरू कर दिया था हम लोगों ने, कि बस ट्रक वगैरह जो भी है ये सब अपने किराए पर देने
शुरू करने चाहिए। तो इस प्रकार का जो हायरिंग का बिजनेस किया, तो वहां पर ये बताता है कि जो हायरिंग का बिजनेस है जिसके अंदर कि आप मान लीजिए कोई बस या मिनी बस आप दे रहे हो किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, किसको दे रहे हो? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक बस आपको दिखाई दे रही है, अगर इलेक्ट्रिक बस दी जाती है नगर पालिका को, म्युनिसिपैलिटी को दी जाती है, लोकल अथॉरिटी को दी जाती है, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। एंड उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ के बोलते हैं मालिक भला क्या, आगे बढ़ के ये बोलते हैं बाबूजी कि अगर मान लीजिए आप कोई ट्रक वगैरह दे रहे हो, और किसको दे रहे हो साहिब? वो दे रहे हो आप दे रहे हो उसे किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को किराए पर, उस पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। और बताओ सर आगे की बात। और अगर आप दे रहे हो एक ऐसे ट्रांसपोर्टर को, बस वगैरह किराए पर दे रहे हो जिसका काम है आगे स्कूल्स को सर्व करना, उन स्कूल्स को जो आगे बच्चों को सर्व करते हैं और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, तो वैसे मामले में हम इस प्रकार की बात करके चलते हैं। तो ये थी आपकी हायरिंग की बात यहां पर हो रही थी, और यहां पर इन्होंने काम किया था एज एन स्टार्टअप के रूप में, इन्होंने मालिक यहां पर काम करना शुरू किया था। तो जब मैं स्टार्टअप की बात करके चलता हूं तो बात मेरी कुछ ऐसे निकल के आ जाती है। ये होते हैं आपके स्टार्टअप, जैसे मुर्गी अपने अंडों को सेती है, ऐसे ही जो R&D सेंटर है वो स्टार्टअप्स को सेते हैं, उनको ऑप्टिमम केयर देखते हैं। तो वहां पर रहकर एक स्टार्टअप, एक चूजा जो अपनी सर्विसेज आगे दे रहा है, 3 साल तक कोई एग्जम्पशन दी जाएगी, 3 साल तक जीएसटी की बात नहीं करेंगे, बशर्ते कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर आपका 50 लाख तक सीमित है, तो करंट ईयर के अंदर हम आपको 50 लाख तक की एग्जम्पशन दे देंगे। करंट ईयर में 50 लाख तक की एग्जम्पशन मिलेगी, बशर्ते कि पिछले साल में आपका 50 लाख तक सीमित हो, और ये काम घटनाक्रम चलेगा मात्र 3 साल तक। साथ में जो भी बायो, अगर इनक्यूब बेटा जो R&D सेंटर है इससे कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं तो उन पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद चर्चा हमारी और आगे बढ़ती है, और जब और आगे बढ़ते हैं तो टोल के बाद कहानी में हमारा क्या, सॉरी स्टार्टअप के बाद क्या आया था? टोल। एक दिन टोल से गाड़ी हमारी गुजर रही थी, तो वहां पर चर्चा आ गई थी कि जो भी हमारी टोल की हम बात करके चलते हैं यहां पर आकर माय डियर, तो टोल जो भी लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इसके ऊपर अदरवाइज टैक्स भी लगाया जाता है, लेकिन इस पर इसी कारण से जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। एन्युटी के रूप में है तो भी हम लोग जीएसटी की बात नहीं करके चलते हैं, ऐसा वहां पर आपके लिए बताया जाता है। ठीक बात सर जी। टोल के बाद फिर क्या हुआ था सर जी? सर टोल के बाद फिर आया था नंबर वहां पर कि वो एक एक्सीडेंट हो गया था, और वहां पर क्या नाम है, केस लग गया था। केस का मतलब हो गया कि लीगल सर्विस की हम लोग बात करने वाले हैं। जब लीगल सर्विस की बात करी जाती है साहब, तो वहां पर यह बताया जाता है, कहा जाता है कि साहब देखो बात ऐसी है, भला कैसी बात है? बात ऐसी है कि वहां पर जो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, या वकील साहब है, जूनियर हो या सीनियर हो, या लॉ फर्म है, अगर वो अपनी सर्विसेज देते हैं किसको? एक नॉन बिजनेस एंटिटी को, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। या गरीब बिजनेस एंटिटी को देते हैं, गरीब का मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो आपका 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक सीमित रहा हो, उसको देते हैं तो जीएसटी वहां पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके उन्होंने अपनी बात कर रखी है। साथ में अगर वकील दूसरे वकील को सर्विस देते हैं तो भी जीएसटी की चर्चा नहीं होती है। लीगल सर्विसेज के बाद में अगला नंबर भला कौन सा निकल के आता है सर जी? लीगल सर्विस के बाद अगला नंबर जो आ रहा था आपका वो था जी कि चालू बिजनेस को हमें बेचना पड़ गया। मुकदमेबाजी के अंदर इतना हो गया कि चालू बिजनेस को हमें बेचना पड़ जाता है, गोइंग कंसर्न की सेल करनी पड़ जाती है। तो वहां पर यह बताया गया कि गोइंग कंसर्न की सेल करना, चालू बिजनेस को बेचना एक प्रकार की सर्विस होती है, और सर्विस तो है लेकिन इसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके यहां पर चर्चा आप ही कर ली जाती है। उसके बाद फिर हमारे यहां पर कुछ एक सर्कुलर्स हमें देखने के लिए मिले। लीगल सर्विसेज के बाद में कथा तो हमारी समाप्त हो गई थी, लेकिन हमें कुछ सर्कुलर्स भी देखने पड़े। सर्कुलर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आया कि जहां पर सर्टिफिकेट, एक बैंक दूसरे बैंक को सर्टिफिकेट देता है, मतलब कि जहां पर एक दूसरे की जो शॉर्टफॉल था, पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो शॉर्टफॉल होता है उसको पूरा करने के लिए जो पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का ई कुबेर पोर्टल के थ्रू जो लेन देन होता है, ये ट्रांजैक्शन एक गुड्स की मानी जाती है और आरसीएम में 12% से इस पर जीएसटी लगाया जाता है।
अगला पॉइंट था आपका कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम, जहां पर गवर्नमेंट ड्रिल करने के लिए किसी कंपनी को लाइक ओएनजीसी वगैरह को ये काम देती है कि आप यहां पे ड्रिल कीजिएगा और जो भी यहां पे कॉस्ट इनकर करेंगे आप ही करेंगे, सेल प्रोसीड्स भी आप ही के पास में आएगी, अपनी कॉस्ट काटने के बाद में जो भी आएगा उसमें से आप हमें शेयर दे दीजिएगा। वो जो शेयर आप देंगे वो एक प्रकार से कंसीडरेशन होगा, क्योंकि हमने आपको, गवर्नमेंट ने इनको राइट दिया ड्रिल करने का और इसके बदले ये कंसीडरेशन दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाएगा। प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम या कॉस्ट पेट्रोलियम के नाम से भी उसको जानते हैं। तो प्रॉफिट पेट्रोलियम या कॉस्ट पेट्रोलियम हो, जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ड्यूटी फ्री शॉप से, जो कि इमिग्रेशन काउंटर के बियॉन्ड में होती है, वहां से अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट सामान लेकर जा रहा है, जीएसटी की बात बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। जॉइंट वेंचर, अगर इसके जो मेंबर्स है कैश कॉल्स लेकर आ रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता है माय डियर। लेकिन अगर वो यहां पर ये बोलें कि वो ज्वाइंट वेंचर अपने मेंबर को या मेंबर अपने इस ज्वाइंट वेंचर को कुछ एक सर्विसेज अलग से दे रहे हैं, तो उस पर जीएसटी निश्चित तौर पे लगा दिया जाएगा। उसके बाद हमारे टेनेंसी एग्रीमेंट की यहां पर बात करी गई और उसके अंदर यह बताया गया कि जो भी हमारे टेनेंसी एग्रीमेंट होते हैं, जहां पर टेनेंसी प्रीमियम यानी पगड़ी अमाउंट निकल के आता है, तो वो एक प्रकार का एडवांस रेंट होता है और उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है तो जीएसटी ना लगेगा, अदरवाइज के लिए तो उस पर भी नॉर्मल तरीके से जीएसटी लगा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार से आपका ये बड़ा सा चैप्टर लगभग 1 घंटे के अंदर माय डियर यहां पर कंप्लीटली रिवाइज हो गया है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर टनाटन तरीके से। चैप्टर हुआ खत्म और अब करेंगे क्वेश्चन आंसर माय डियर। लेकिन उससे पहले क्या आप ब्रेक लेना पसंद करेंगे? यस तो ठीक है मालिक, चलिए देते हैं आपको ब्रेक। और राधा रानी की कृपा तो आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। ब्रेक के बाद कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है।